CH11 दिव्यांश की मौत का सच। कुछ देर चौपर को देखने के बाद देव रघुनाथ की तरफ बढ़ने लगा। रघुनाथ नीचे बैठा दर्द से कराह रहा था। देव नीचे झुका और बड़ी ही बेदर्दी से वो खंजर उसके कंधे से निकाल दिया। देव ने वो खंजर इतनी बेदर्दी से निकाला कि रघुनाथ की चीख वहां मौजूद पुलिस और देव के गार्ड्स तक सुन पा रहे थे। देव को उसकी चीख सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। वो कुछ देर तक उसकी चीख सुनता रहा। जब उसका मन भर गया तो उसने रघुनाथ की कॉलर पकड़कर उसे एक हाथ से हवा में उठा दिया और वो खंजर उसके सीने के आर पार कर दिया। फिर वो रघुनाथ को जमीन पर खड़ा करते हुए बोला, तेरे बेटे ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ा था। तेरा बेटा तो उससे भी बुरी मौत का हकदार था जो मैंने उसे दी थी। ये कहकर देव ने वो खंजर उसके सीने से निकाला और उसकी गर्दन काट दी। फिर देव ने उसके पेट पर एक जोरदार किक मारी जिससे रघुनाथ बिल्डिंग से नीचे गिर गया। देव ने एक नजर आसमान को देखा और वहां से नीचे जाने लगा। देव ने नीचे जाते हुए कमरान से पूछा, क्या सारे बिल्डिंग्स में बॉम्ब लगा दिए हैं? देव के सवाल पर कमरान ने जवाब दिया, यस बॉस। कमरान की बात सुनकर देव ने अपना सर हल्के से हाँ में हिला दिया। इधर नवीन और उसके आदमी गाड़ी और खांबों के पीछे छुपकर पुलिस के ऊपर फायर कर रहे थे। तभी देव नवीन के पास आकर कहता है, चलो नवीन, अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। देव की बात सुनकर नवीन ने अपना सर हिलाया और गार्ड्स को पीछे हटने का इशारा किया। नवीन का इशारा समझकर गार्ड्स पीछे हटने लगे। उन लोगों को पीछे हटता हुआ देख पुलिस वाले कवर लेते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी नवीन ने अपने पॉकेट से एक रिमोट निकाला और उसकी बटन दबा दी। नवीन के बटन दबाते ही वहां मौजूद सारी बिल्डिंग्स में ब्लास्ट होने शुरू हो गए और जिस कार में देव और उसके आदमी आए थे उनमें से कुछ कार ब्लास्ट हो गई। वो कार इस तरह से पार्क की गई थी कि जहां से वो पुलिस वाले आ रहे थे। कार के ब्लास्ट होते ही उन पुलिस वालों का रास्ता ब्लॉक हो गया और मौके का फायदा उठाते हुए देव और उनके आदमी पीछे के रास्ते से निकल गए। कमरान ने पीछे की तरफ पहले ही गाड़ियां बुलवा ली थी। देव और उसके आदमी उन गाड़ियों में बैठकर वहां से होटल के लिए निकल गए। कुछ देर बाद वो गाड़ियां देव के होटल के सामने आकर रुकी। देव गाड़ी से बाहर निकला और अंदर जाने लगा। देव ने वापस से वही मास्क पहन लिया था जो उसने होटल से निकलते वक्त पहना था। इधर हेमंशी, वरुण और शिव हेमंशी के कमरे में बैठे देव के आने का इंतजार कर रहे थे। सूर्य भी एक कुर्सी पर बैठा अपना फोन चला रहा था। देव अपने कमरे में गया और शावर लेकर एक 3 पीस सूट पहना और अपने आंखों पर गॉगल लगाकर रूम से बाहर निकल गया। कमरान और नवीन भी उसके पीछे चल दिए। कुछ ही देर में देव हेमंशी के कमरे के बाहर खड़ा था। देव ने डोर नॉक किया और अंदर दाखिल हो गया। देव के साथ नवीन और कमरान भी अंदर चले गए। डोर नॉक की आवाज से रूम में बैठे चारों लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। देव उन तीनों के सामने आकर खड़ा होते हुए बोला, क्या जानना चाहते हो तुम लोग? यही कि तुम कौन हो, तुम्हारी असली पहचान क्या है और क्या उस आदमी की कही गई बातें सच थी? हेमंशी ने देव से पूछा। देव ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ वो आदमी सच कह रहा था। मैं दिव्यांश नहीं देव हूँ। दिव्यांश तो 5 साल पहले ही उस एक्सीडेंट में मारा गया। देव की बात सुनने के बाद तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो तीनों धक से सोफे पर बैठ गए। शिव तो बेहोश होने को था। तभी देव ने उसे संभाला और नवीन से पानी लाने को कहा। नवीन ने वहां मौजूद जग से पानी गिलास में डाला और देव को पास कर दिया। देव ने फिर शिव को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद शिव थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। देव ने उसे सोफे से टिकाया और वापस से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। हेमंशी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। हेमंशी की बात सुनने के बाद शिव, देव, वरुण और वो तीनों कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर आते ही देव अपने कमरे में जाने लगा और वो पांचों भी देव के पीछे चल दिए। देव अपने कमरे में आते ही बालकनी में चला गया और एक सिगार जलाकर उसके लंबे लंबे काश लेते हुए आसमान को घूरने लगा। वो पांचों भी देव के पीछे पीछे उसके कमरे में आ चुके थे। जब शिव और वरुण बालकनी में जाने लगे तो वो तीनों उनके सामने आकर खड़े हो गए। उन तीनों अपने सामने खड़ा देखकर शिव ने कहा, मुझे उनसे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। बेहतर होगा मेरे रास्ते से हट जाओ। नवीन ने एक नजर उन दोनों को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, बॉस को अभी कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। आपको जो भी सवाल करना है आप मुझसे कीजिए। मैं अपनी बड़े पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। नवीन की बात सुनने के बाद शिव और वरुण ने एक दूसरे को देखा और वरुण ने अपनी पलकें हाँ में झपका दी। फिर वो पांचों वहां रखे सोफे पर सेटल हो गए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद नवीन ने कहा, पूछिए जो पूछना है। शिव ने पहला सवाल किया, क्या मेरे भैया को मरवाने में आप लोगों का कोई हाथ था? नवीन ने जवाब दिया, नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं था। तुम्हारे भैया को मरवाने के पीछे उनके बचपन के दोस्त दीपक का हाथ था। वो कैसे? दीपक भैया दिव्यांश भैया को क्यों मरवाएंगे? शिव ने पूछा। नवीन ने एक ठंडी आह भारी और शिव की बात का जवाब देते हुए कहा, दीपक और तुम्हारे भाई ने एक कंपनी शुरू की थी। जहां दीपक ऑफिस का काम संभालता था वही तुम्हारा भाई बिजनेस डील्स और इन्वेस्टर्स ढूंढता जो उनकी कंपनी को फंडिंग दे सके। एक दिन दिव्यांश को पता चला कि दीपक कंपनी के फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है और कंपनी की आड़ में इलीगल कामों को अंजाम दे रहा है। ये जानने के बाद दिव्यांश का दीपक के साथ झगड़ा हो गया। दीपक को डर था कि कहीं दिव्यांश उसके बारे में पुलिस को न बता दे, इसीलिए दीपक ने तुम्हारे भाई के गाड़ी के ब्रेकर्स फेल करवा दिए थे। लेकिन रिपोर्ट्स में तो आया था कि भैया का एक्सीडेंट ड्रिंक करके चलाने की वजह से हुआ है। शिव ने पूछा। हम, दीपक ने उन रिपोर्ट्स को रिश्वत देकर बदलवा दिया था, नवीन ने जवाब दिया। लेकिन एक सेकंड, आप लोगों ये सब कैसे पता? और एक्सीडेंट के वक्त देव भैया वहां जख्मी हालत में कैसे मिले? वरुण ने नवीन से पूछा।
वरुण ने अपनी बात जारी रखते हुए शिव से पूछा, और शिव, कहीं दिव्यांश भैया का कोई जुड़वा भाई तो नहीं? क्या होंगे इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी, देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH12 देव भैया वहां कैसे पहुंचे? वरुण ने एक साथ इतने सवाल पूछे थे कि शिव और नवीन उससे घूर कर देखने लगे। वरुण इससे पहले कोई और सवाल पूछता कि तभी शिव अपने दांत भींचते हुए बोला, जब अपना मुंह बंद करेगा तभी तो सवालों के जवाब मिलेंगे। वरुण को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने अपने मुंह पर उंगली रख ली और एक अच्छे बच्चे की तरह बैठ गया। हाँ तो बताइए, ये बात आपको कैसे पता? शिव नवीन की तरफ देखते हुए बोला। शायद तुम भूल रहे हो हम किसके आदमी हैं, और इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बॉस ने हमें ऑर्डर दिया था, नवीन ने जवाब दिया। तो इसका मतलब दीपक की मौत हादसे की वजह से नहीं हुई थी? शिव ने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ, वो मौत हादसे की वजह से नहीं हुई थी, उसमें भी हमारा ही हाथ था, ये जवाब सूर्य ने दिया था। उनकी बात सुनकर वरुण फिर बोल पड़ा, क्या दीपक की मौत हो गई, पर कैसे और कब? शिव ने उसकी बात का जवाब दिया, एक्सीडेंट के 1 महीने बाद उनकी मौत सिलेंडर फटने की वजह से हुई थी। फिर शिव ने नवीन से पूछा, तो आप मुझे ये बताइए, देव भैया दिव्यांश भैया के एक्सीडेंट के वक्त उनके कार के पास कैसे मिले, और जब दिव्यांश भैया की मौत हो चुकी थी तो उनकी बॉडी वहां क्यों नहीं मिली? नवीन ने एक गहरी सांस ली और उसकी बात का जवाब दिया, इसके लिए तुम्हें एक कहानी सुननी पड़ेगी। नवीन इससे आगे कुछ बोल पाता कि तभी देव कमरे के अंदर आया और अपने किंग साइज बेड पर पेट के बाल गिर गया। देव को ऐसे देखकर नवीन ने शिव से कहा, क्या हम दूसरे कमरे में चलकर बात कर सकते हैं? नवीन की बात पर शिव ने अपना सर हाँ में हिला दिया। नवीन ने कमरान और सूर्य को उन्हें दूसरे कमरे में ले जाने का इशारा किया और देव के पास चला गया। कमरान और सूर्य उन दोनों को देव के सामने वाले ले गए जो उन तीनों का था। इधर नवीन ने देव का कोट और उसके शूज उतारे और ब्लैंकेट से कवर कर कमरे से निकल गया। उधर हेमंशी भी अपना सर पके सोफे पर ही सो गई थी। नवीन उस कमरे में आया जहां शिव और वरुण उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर नवीन रूम की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और अंधेरे को घूरने लगा। नवीन को देखकर शिव और वरुण भी उसके पीछे चले गए और वो दोनों भी अंधेरे को देखने लगे। शिव अपने सामने देखते हुए बोला, बताइए। नवीन अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोला, तुम्हें उस आदमी की बात याद है जिसने हेमंशी के ऊपर चाकू रखा था? उसने तो बहुत सी बातें कही, आप कौन सी बात की बात कर रहे हैं? शिव ने पूछा। वो कह रहा था ना कि उसके बेटे की मौत की वजह देव है, नवीन ने कहा। देखिए, अच्छा होगा आप सीधा पॉइंट पर आए, शिव ने झल्लाते हुए कहा। नवीन ने कहा, एक लड़की थी सोनाक्षी, जो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए हमारे DS कंपनी में बॉस के असिस्टेंट की जॉब करती थी। बॉस उसे अपनी छोटी बहन मानते थे, उसका एक हंसता खेलता परिवार था। वो अपने परिवार में अकेली कमाने वाली थी और अपने परिवार की लाडली थी। एक दिन वो अपने घर जा रही थी, अचानक से रास्ते में उसकी कार खराब हो गई तो वो कार से बाहर निकलकर वहां पर गुजर रही गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगी। कुछ देर बाद एक कार रुकी, उसने उस कार वाले से लिफ्ट मांगी तो वो कार का मालिक मान गया और उसे लिफ्ट दे दी। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो कार सोनाक्षी के घर की तरफ ना जाकर दूसरी तरफ जाने लगी। जब सोनाक्षी को इस चीज का एहसास हुआ तो उसने कार के मालिक से पूछा, लेकिन उस कार का मालिक एक शैतानी हंसी हंसते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। उस आदमी ने सोनाक्षी का रेप कर उसे मारकर सड़क के एक कोने में फेंक दिया। वो आदमी जानते हो कौन था? नवीन ने शिव से पूछा। अच्छा, इसका मतलब वो आदमी उसका बेटा था जिसने हमें किडनैप करवाया? शिव ने हैरानी से कहा। तो देव भैया ने उसके साथ क्या किया? वरुण ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। जैसे ही बॉस को पता चला तो उन्होंने उसके फार्म हाउस पर जाकर उसे उसके बाप के सामने तड़पा तड़पाकर मार दिया। बॉस उसके फार्म हाउस पर अकेले और निहाते गए थे, और उस फार्म हाउस पर लगभग 100 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स थे। वो सारे बॉडीगार्ड्स बॉस के ऊपर फायर करने लगे। बॉस ने उनके आधे गार्ड्स को तो खत्म कर दिया था, लेकिन उन्हें गोली लगने की वजह से बॉस को वहां से निकलना पड़ा। बॉस उनसे बचते हुए जंगल में चले गए और एक चाकू की मदद से उन्होंने वो गोली निकाल ली। खून काफी बह जाने की वजह से उन्हें चक्कर आ रहे थे और उन्हें चलने में तकलीफ हो रही थी। वो चलते चलते एक जगह बेहोश हो गए। लेकिन वो तो हमें उस जगह पर मिले थे जहां भैया का एक्सीडेंट हुआ था, वरुण ने नवीन की बात काटते हुए कहा। वरुण की बात पर नवीन ने एक नजर उन दोनों को देखा और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अब इसे इत्तेफाक कह लो या किस्मत का खेल, तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट भी वही हुआ जहां बॉस बेहोश थे। और जहां तक बात रही दिव्यांश की बॉडी ना मिलने की, तो वो गार्ड्स बॉस को ढूंढते हुए वहां तक आ चुके थे। बॉस सड़क के किनारे थे और दिव्यांश कार में। दिव्यांश और बॉस का चेहरा एक जैसा था, तो गार्ड्स ने जब दिव्यांश को देखा तो उन्हें लगा ये देव है। वो लोग दिव्यांश की लाश को देव समझकर वहां से ले गए। और हम कैसे माने कि आप जो बात बोल रहे हैं वो सच है? शिव ने ये कहा तो वरुण भी शिव की बात दोहराते हुए नवीन से पूछता है। नवीन ने शिव से उसका मोबाइल मांगा। शिव ने जब मोबाइल दिया तो नवीन ने उसके मोबाइल में सर्च ब्राउजर खोला और कुछ टाइप कर मोबाइल उन दोनों के सामने कर दिया। शिव और वरुण ने जब मोबाइल में देखा तो मोबाइल में एक आर्टिकल था। शिव ने मोबाइल लिया और आर्टिकल पढ़ने लगा। उस आर्टिकल में सबसे ऊपर सोनाक्षी के मौत के बारे में लिखा था, और ये भी लिखा था कि वो DS ग्रुप के ओनर की असिस्टेंट है। आर्टिकल पढ़ने के बाद शिव नवीन की तरफ देखने लगा। उसे अपनी तरफ देखता पाकर नवीन ने कहा, अब यकीन हुआ, सोनाक्षी की मौत एक्सीडेंट की डेट के 2 दिन पहले हुई थी। अब यकीन हुआ कि वो DS कंपनी के CEO की असिस्टेंट है।
नवीन की बात सुनने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, तभी उन दोनों ने एक साथ पूछा, तो क्या देव भैया और दिव्यांश भैया जुड़वा है? उनकी बात सुनकर नवीन उन दोनों की तरफ देखने लगा जैसे वो जानता हो कि उनका अगला सवाल क्या है। नवीन ने उनसे नजरें फेरते हुए कहा, नहीं। तो उन दोनों के चेहरे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? वरुण ने पूछा। दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं, ये नहीं सुना? और वैसे भी बॉस दिव्यांश उम्र में 1 साल बड़े हैं। नवीन ने जवाब दिया और कमरे में जाने लगा। तभी शिव ने उसे रोकते हुए कहा, एक आखिरी सवाल है, पूछ सकता हूँ? नवीन पीछे मुड़ा और बोलने का इशारा किया, तो शिव ने अपना सवाल किया, क्या देव भैया का डीएनए हमारे फैमिली के डीएनए से मैच हुआ? नहीं, ये बोलकर नवीन सोने चला गया और वो दोनों बालकनी में खड़े रहे। सुबह होने को थी, अंधेरे के खत्म होने के साथ उनके सवाल भी अब खत्म हो चुके थे। इधर हेमंशी के कमरे में हेमंशी सोफे पर सो रही थी। तभी अचानक से वो उठी और अपना सर सहलाने लगी। हेमंशी को पसीना आ रहा था, शायद उसने कोई बुरा सपना देखा था। हेमंशी अपनी जगह से उठी और फ्रेश होकर अपना सामान पैक करने लगी। अब क्या करेगी हेमंशी? क्या हेमंशी देव की सच्चाई जानने के बाद उससे शादी करेगी? क्या होगा जब रघुवंशी फैमिली को देव के में पता चलेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी, देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH13 हिमांशी की देव से नफरत की वजह। कपड़े पैक करने के बाद हिमांशी जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो उसकी नजर वरुण और शिव पर पड़ी, जो अपने कमरे में जा रहे थे। जब उन दोनों ने हिमांशी को देखा तो वरुण ने उससे पूछा, दी इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रही है? मैं वापस जा रही हूँ, अब मुझे और नहीं रुकना यहाँ। इतना कहकर हिमांशी जाने लगी तो वरुण ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए दी, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। इतना कहकर वरुण भी कमरे में अपना सामान पैक करने चला गया। कुछ देर बाद वरुण अपना सूटकेस लेकर कमरे से बाहर आया। शिव रूम के गेट के पास खड़ा था। वरुण उससे गले मिलते हुए बोला, अपना और भैया का ख्याल रखना, अब पुणे में मिलेंगे, वरुण ने कहा और हेमंशी के साथ वहां से निकल गया। शिव ने उन्हें कुछ देर जाते हुए देखा, फिर वो कमरे में जाकर फ्रेश हुआ और देव के कमरे में जाने लगा। कुछ देर बाद शिव देव के कमरे के सामने खड़ा था। शिव ने कुछ सोचा और डोर नॉक किया। इधर देव अपने कमरे में सो रहा था। उसकी नींद डोर के नॉक होने की आवाज से खुलती है। वो उठकर आलसी हुई आवाज में पूछता है, कौन है? भैया मैं हूँ, शिव जवाब देता है। आवाज सुनकर देव दरवाजा खोलता तो सामने शिव को खड़ा पाता है। शिव को देखकर देव ने उसे अंदर आने के लिए कहा। शिव अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। देव ने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद देव ने शिव से पूछा, तुमने नाश्ता किया? जवाब में शिव अपनी गर्दन ना में हिला देता है। ये देखकर देव पूछता है, क्या हेमंशी और वरुण ने भी नहीं किया? सुबह होते ही वो दोनों पुणे के लिए निकल गए थे। शिव ने जवाब दिया। तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? देव ने पूछा। शिव के पास इसका जवाब नहीं था तो उसने अपना सर झुका लिया। उसे ऐसे देखकर देव हल्के से मुस्कुराया और उसके सामने जाकर बैठते हुए बोला, ये जानते हुए कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, फिर भी तुम मेरे लिए रुके रहे, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। खैर ये बताओ, नाश्ते में क्या खाओगे? आपको जो ठीक लगे मांगवा दीजिए, शिव ने कहा। देव ने शिव को एक नजर देखा जो अभी भी अपनी नजरें झुकाए बैठा था। फिर देव ने अपने फोन से नवीन को कॉल कर नाश्ता उसके कमरे में लाने के लिए कहा। नवीन ने ओके बॉस कहा और कॉल कट कर दिया। फिर नवीन ने एक नजर कमरान और सूर्य को देखा जो घोड़े बेचकर आराम से सो रहे थे। ये देखकर उसने उन दोनों के बम पर लात मारते हुए कहा, उठो निकम्मो, आज बॉस की नींद हमसे पहले खुल गई है। नवीन की बात सुनकर उन दोनों की नींद गायब हो गई और दोनों जवानों की तरह खड़े हो गए। जल्दी रेडी होकर आओ, नवीन ने कहा और अपने फोन से किसी को कॉल कर उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद कॉल कटकर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद देव के कमरे में नाश्ता आ चुका था। देव ने वो नाश्ता शिव की तरफ बढ़ाया और उसे खाने के लिए कहा। ये देखकर शिव ने पूछा, आप नहीं खाएंगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है, देव ने कहा। ये सुनकर शिव ने देव के चेहरे पर नजर डाली। देव के चेहरे पर उदासी के भाव थे। देव कुछ देर वहां बैठा रहा, फिर उठकर बालकनी में चला गया। शिव देव को जाते हुए देखता रहा। तभी कमरे में नवीन, कमरान और सूर्य अपना सर झुकाए दाखिल हुए। तीनों ने आज बिजनेस सूट पहन रखा था। नवीन ने अपनी नजरें उठाकर बालकनी की तरफ देखा जहां देव खड़ा था। फिर उसने शिव को देखकर कहा, देखिए बॉस जब उदास होते हैं तो उन्हें कुछ देर अकेले रहना पसंद है। आप उनकी चिंता ना करें, आप अपना नाश्ता खत्म करें, जैसे ही बॉस का मूड ठीक होगा तो खा लेंगे। लेकिन ये तो इतना सारा है, मैं ये अकेले खत्म नहीं कर पाऊंगा, शिव ने कहा। तो सूर्य उसके सामने बैठते हुए बोला, अरे कोई ना, हम तीनों हैं ना। ये लाइन सूर्य ने मजाकिया अंदाज में कही थी, माहौल को हल्का करने के लिए। उसकी बात सुनकर वो तीनों हल्के से मुस्कुरा दिए और नाश्ता करने लगे। नवीन ने नाश्ता करते हुए शिव को देखा जो कहीं खोया था। नवीन ने उसके मन का सवाल पढ़ लिया था। उसने शिव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जानता हूँ किस बात से परेशान हो। नवीन की आवाज सुनकर शिव अपने ख्यालों से बाहर आया और नवीन को देखने लगा। यही सोच रहे हो ना कि जब देव भैया को पता था कि दिव्यांश की मौत हो चुकी है तो उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं? नवीन ने शिव के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। उसकी बात पर शिव ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें बता रही थी कि वो यही सोच रहा था। नवीन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बॉस बचपन से अनाथ है, उन्हें बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला। जब उन्होंने तुम्हारी माँ को अपने लिए यानी कि दिव्यांश के लिए परेशान और चिंता करते हुए देखा तो उन्हें ये बात कहना मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि उन्हें डर था कि सच्चाई जानने के बाद कहीं वो तुम लोगों को खो ना दे।
नवीन की बात खत्म होते ही देव बालकनी से आते हुए बोला, शिव अपना सामान पैक कर लो, हम भी पुणे चल रहे हैं। उसके जवाब में शिव ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कमरे से बाहर निकल गया। शिव के जाने के बाद देव ने नवीन की तरफ देखकर कहा, प्लेन रेडी करवाओ, हम प्लेन से जाएंगे। जवाब में नवीन ने ओके बॉस कहा और वो तीनों भी निकल गए। कुछ देर बाद देव और शिव अपना लगेज पैक कर होटल से बाहर निकल गए। होटल से बाहर निकलते ही शिव ने देखा कि उसके सामने गाड़ियों का एक काफिला उनका इंतजार कर रहा था। शिव की आंखें तो ये देखकर फटी के फटी रह गई, वहां पर एक से एक महंगी और लग्जरी कार्स थी। देव ने शिव के कंधे पर हाथ रखा और उसे कार के पास ले जाने लगा। जैसे ही देव एक कार के पास पहुंचा तो वहां खड़े बॉडीगार्ड ने उनके लिए दरवाजा खोला। शिव अंदर बैठ गया और देव उसके दूसरे तरफ बैठ गया। दोनों के बैठते ही कार का काफिला वहां से निकल पड़ा। इधर हिमांशी और वरुण ने पुणे के लिए टिकट्स ले ली थी। वो प्लेन में बैठ चुके थे और प्लेन पुणे के लिए टेक ऑफ कर चुका था। प्लेन के टेक ऑफ होने के कुछ देर बाद वहां पर एक प्राइवेट प्लेन आया और उस प्लेन के पास देव की गाड़ी आकर रुकी। देव कार से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगा। शिव भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद देव उस प्लेन के सामने आकर रुक गया और डोर खुलने का इंतजार करने लगा। कुछ ही सेकंड्स बाद डोर खुला और देव अंदर जाने लगा। शिव तो वहां खड़ा उस प्लेन को ही देखता रहा। उसके लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। तभी शिव के कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जिससे वो होश में आया और अपने बगल में देखा जहां नवीन खड़ा था। फिर शिव ने एक नजर अपने आसपास डाली और वो भी प्लेन में चला गया। नवीन, कमरान और सूर्य भी प्लेन में आ चुके थे। सब लोगों के बैठ जाने के बाद उनका प्लेन भी पुणे के लिए टेक ऑफ हो गया। इधर हिमांशी का प्लेन पुणे एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। हिमांशी एयरपोर्ट से बाहर निकली और एक टैक्सी में बैठकर मेंशन के लिए निकल गई। वरुण भी उसके साथ था। वरुण हिमांशी से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन हिमांशी को देखकर उसने इस वक्त कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। हिमांशी के चेहरे पर इस वक्त गुस्से और नफरत के भाव थे। कुछ देर बाद जैसे ही टैक्सी मेंशन के बाहर रुकी, हिमांशी बिना देरी किए टैक्सी से निकली और अंदर जाकर सीधा अपने कमरे में चली गई। वरुण टैक्सी से बाहर निकला और उसने अपने लगेज निकलकर टैक्सी वाले को पैसे दिए, फिर वो भी अंदर चला गया। जैसे ही वी मेंशन में दाखिल हुआ, हॉल में बैठे सब लोग उसे सवालिया निगाहों से देख रहे थे। वरुण ने एक नजर उन सबको देखा और वो अपने कमरे में जाकर अपना सूटकेस वहां रख वापस से हॉल में आ गया। हॉल में लगी टीवी पर न्यूज चल रही थी, जहां कल दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट और गैंग वॉर के बारे में बात की जा रही थी। एक रिपोर्टर ने अपने सामने खड़े कमिश्नर से सवाल किया, सर क्या लगता है आपको इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे कौन हो सकता है? कमिश्नर ने जवाब दिया, जब हमारी टीम वहां पहुंची तो वहां पर गैंग वॉचरी हुई थी और वहां पर देव के आदमी भी थे। हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ी चालाकी से बॉम्ब ब्लास्ट करवाकर वहां से फरार हो गए। और जहां तक इस बॉम्ब ब्लास्ट की बात है, जहां तक हमें लगता है ये काम देव के अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन सर, देव की मौत तो 5 साल पहले हो चुकी है, तो क्या 3 साल पहले जो देव के जिंदा होने की अफवाह उड़ी थी वो सच थी? रिपोर्टर ने एक और सवाल पूछा। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिल जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ये बोलकर कमिश्नर वहां से चले गए। तभी विशाल जी ने टीवी बंद की और एक गहरी सांस ली, कहीं ये दरिंदा जिंदा ना हो गया हो। विशाल जी ने अपने माथे पर आया पसीना पोंछते हुए कहा। हिमांशी अपने कमरे के पास खड़ी होकर न्यूज देख रही थी। वरुण ने एक नजर टीवी की तरफ देखा, फिर उसने एक नजर हिमांशी के कमरे की तरफ डाली। हिमांशी अपने कमरे में गई और एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। इतनी तेज आवाज सुनकर सारे लोग हिमांशी के कमरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने वरुण की तरफ देखा। तुम लोग दिल्ली से इतनी जल्दी क्यों आ गए और हिमांशी इतने गुस्से में क्यों है? साक्षी जी ने वरुण की तरफ देखते हुए पूछा। वरुण ने एक नजर उन सबको देखा और अपने मन में बोला, अगर इन्हें पता चलेगा कि वो दरिंदा कोई और नहीं इनका होने वाला दामाद है, तो इनके सारे ऑर्गन्स तो मुंह तक आ जाएंगे। ऐसे भूत बना क्यों खड़ा है? जवाब दे, दादी जी ने पूछा। वरुण सोफे पर बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। इधर हिमांशी अपने कमरे की बालकनी में खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी उसके सामने एक मजार आ गया, जिससे उसके हाथ रेलिंग पर कस गए। 6 महीने पहले जब हिमांशी कॉलेज में अपनी क्लास खत्म कर दोस्तों के साथ कैंटीन जा रही थी, तभी कुछ गाड़ियां कॉलेज के अंदर दाखिल हुई और उन गाड़ियों में से कुछ लोग बाहर निकले। ये देव के आदमी थे। उन लोगों ने कुछ लड़कों को बड़ी बेरहमी से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ये नजारा पूरा कॉलेज देख रहा था। हिमांशी ने उस मंजर को बहुत करीब से देखा था, जिससे वो मंजर उसके जहन में बस गया था। देव के आदमियों ने बॉडी को वही छोड़ा और उनकी लाशों पर से अपनी गाड़ी चढ़ाकर कॉलेज से बाहर निकल गए। फिर हिमांशी ने प्रिंसिपल के केबिन में जाकर उन्हें देव के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए कहा, लेकिन प्रिंसिपल को अपनी जान प्यारी थी। उन्होंने किसी तरह सारे स्टूडेंट्स को मना लिया कि बात कॉलेज से बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन हिमांशी ने ठान लिया था कि देव को उसके किए की सजा दिलवाकर रहेगी। उसने बहुत कोशिश की पुलिस में कंप्लेंट करने की, लेकिन कोई भी पुलिस स्टेशन उसकी कंप्लेंट लिखने को तैयार नहीं हुआ। हिमांशी को इस बात का अफसोस था कि वो देव को उसके किए की सजा ना दिलवा सकी, और इसी घटना के बाद से हिमांशी देव से बेइंतहा नफरत करती थी। लेकिन उसे क्या पता था, जिससे वो इतनी नफरत करती है, वो आदमी उसका होने वाला पति निकलेगा। क्या करेगी हिमांशी देव की सच्चाई जानने के बाद? क्या जवाब देगा वरुण अपनी मां के सवालों का? और क्या होगा जब अग्निहोत्री फैमिली को देव की सच्चाई का पता चलेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी, देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH14 पुरानी यादें। हिमांशी के साथ कॉलेज में हुई घटना के बारे में बस उसके दोस्तों को ही पता था। दोस्तों के अलावा उसने इस घटना के बारे में घर में किसी से नहीं कहा था।
हेमंशी जब 6 महीने पुरानी बात याद करती है तो उसके आंखों में देव के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी। हेमंशी सोच ही रही थी कि अब देव को सलाखों के पीछे कैसे डलवाए। तभी उसका फोन बजता है। हेमंशी ने कॉल देखा तो उस पर अंश का नाम फ्लैश हो रहा था। हेमंशी ने कुछ सोचकर कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से अंश एक्साइटेड होते हुए बोला, हेमंशी गुड न्यूज है हमारे लिए। हमारे लिए मतलब? हेमंशी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। हाँ हमारे लिए, मेरे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। अंश ने एक्साइटेड होते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में उसकी खुशी साफ झलक रही थी। अंश की बात सुनकर हेमंशी की आंखों में भी चमक आ गई। ठीक है अंश, मैं आज ही पापा से हमारे रिश्ते की बात करती हूँ। इतना कहकर हेमंशी ने कॉल कट किया और कमरे से बाहर निकलने लगी। इधर वरुण इसी कश्मकश में था कि वो उन लोगों को ये बात कैसे बताए कि दिल्ली में उसके साथ क्या हुआ था। तभी उसकी नजर सीढ़ियों से उतरती हुई हेमंशी पर पड़ी। उसने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, बेहतर होगा आप लोग दी से ही पूछ ले। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। वरुण की बात सुनने के बाद सब लोगों ने हेमंशी को देखा जो उनके सामने आकर खड़ी थी। उसने एक नजर सब लोगों को देखा और विशाल और साक्षी जी के सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, मुझे आप लोगों से अकेले में कुछ बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अकेले करनी है? दादी जी ने पूछा। दादी मॉम डैड से डिस्कस करने के बाद आप सबको बता दूंगी। ये बोलकर हेमंशी उन दोनों को खींचते हुए उनके कमरे में ले गई और डोर लॉक कर दिया। वही प्लेन में सूर्य, नवीन, कमरान और शिव एक जगह पर बैठे थे और देव अकेला एक कोने में बैठा बाहर के नजारे देखते हुए 5 साल पहले की घटना के बारे में सोच रहा था। 5 साल पहले जब वो पुलिस वालों को जख्मी हालत में मिला था तो पुलिस वालों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर रघुवंशी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था। देव 2 दिन तक हॉस्पिटल में बेहोश रहा। फिर जब उसे तीसरे दिन होश आया तो उसके सामने कबीर, कीर्ति और शिव थे। देव ने उन्हें देखकर पूछा, आप लोग कौन है और मुझे यहाँ कौन लेकर आया? देव की बातें सुनकर कबीर ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या दिव्यांश के सर के पास भी चोट लगी है? वहां डॉक्टर भी मौजूद था। उसने जब देव की बातें सुनी तो उसने कबीर जी से कहा, हमने इनके ब्रेन का भी चेकअप किया है लेकिन इनके ब्रेन में हमें कोई इंजरी नहीं मिली, तो फिर इनकी याददाश्त कैसे जा सकती है? डॉक्टर ने कुछ सोचा और फिर वो कबीर जी की तरफ देखते हुए बोला, कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि जब लोगों को कोई बड़ा झटका लगता है तो टेम्परेरी टाइम के लिए उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है। अगर आप धीरे धीरे इनकी बीती जिंदगी के बारे में याद दिलाने की कोशिश करें तो शायद इन्हें जल्दी याद आ जाए। डॉक्टर की बात सुनकर कबीर ने ओके डॉक्टर कहा। उनकी बात सुनने के बाद डॉक्टर ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से चले गए। देव ने भी डॉक्टर की बातें सुन ली थी। उसने उन्हें अपनी असली पहचान बतानी चाहिए लेकिन वो रुक गया क्योंकि उसे डर था कि अगर वो इन्हें सच्चाई बताता है तो शायद उसके साथ साथ इन लोगों के ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है। देव अनाथ था, वो भी चाहता था कि उसका भी एक परिवार हो। डेड एक्सीडेंट के बाद भैया की आंखों का कलर चेंज हो गया है, शिव ने अपनी बोबे सिकोड़ते हुए कबीर जी से कहा। शिव की बात सुनकर कबीर और कीर्ति भी देव को ही देखने लगे। हाँ शिव तू सही कह रहा है। कबीर जी ने देव को गौर से देखते हुए कहा, अरे छोड़ो भी, हमारा बच्चा इतने बड़े हादसे में बच गया यही बड़ी बात है। और वैसे भी पहले तो हैंडसम था ही, अब तो इन हरी आंखों के साथ और भी हैंडसम लग रहा है। कीर्ति जी ने देव के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। कीर्ति जी की बातें सुनकर देव की आंखें नम हो चुकी थी। शायद वो बचपन से यही केयर और प्यार की तलाश में भटक रहा था। अरे तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? कीर्ति जी ने उसके गाल पर आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, पता नहीं क्यों आप लोगों को देखकर अपनापन महसूस हुआ, देव ने कहा। देव ने अपनी याददाश्त जाने की एक्टिंग की और कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहा। जब वो हॉस्पिटल में था तो सारे लोग मिलकर उसे दिव्यांश के बचपन और कॉलेजेस के किस्से सुनाते थे और कीर्ति जी उसके पास हमेशा रहती। माँ का प्यार क्या होता है ये देव को कीर्ति जी के पास रहकर पता चला था। घाव भर जाने के बाद देव ने अपनी आगे की जिंदगी दिव्यांश बनकर गुजारने की सोची। फिर उसकी मांगनी हेमंशी के साथ होगा। ये और देव हेमंशी को पहली नजर में देखते ही उस पर दिल हार बैठा था। हेमंशी के बारे में सोचकर देव का दिल उदास हो गया। उसने अपना सर सीट से टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। इधर सूर्य अपने साथ बैठे कुछ गार्ड्स के साथ हंसी मजाक कर रहा था। वहां पर शिव, नवीन और कमरान भी मौजूद थे। सूर्य हंसते हुए उन लोगों से कहता है, बेचारे गैंग वाले, उन्हें लगा था बॉस सीधा यूरोप से आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुंबई से आदमी बुलवाए। उन बेवकूफ को इतना भी नहीं पता था कि बॉस इंडिया आ चुके हैं और पुणे में है। ये बोलकर सूर्य हल्के से मुस्कुरा दिया। सूर्य की बात सुनने के बाद शिव को कुछ याद। वो झट से सूर्य की तरफ पलटा और उससे सवाल किया, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब हम पुणे पहुंचेंगे तो हमारे ऊपर हमला हो सकता है? उसकी इस बात पर कमरान ने जवाब दिया, बॉस के ऊपर अटैक करना किसी के बस की बात नहीं है और वैसे भी अंडरवर्ल्ड में बॉस का चेहरा किसी ने नहीं देखा है और जिसने भी देखा है वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है। अंडरवर्ल्ड में बॉस को लोग उनकी आंखों से पहचानते हैं, उनके चेहरे से नहीं, नवीन ने शांति से कहा। कमरान की बात सुनने के बाद शिव, जो थोड़ा घबरा गया था, वो नवीन की बात सुनने के बाद थोड़ा शांत हुआ। शाम हो चुकी थी और देव का प्लेन भी पुणे एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ हेमंशी ने देव की सच्चाई, दिल्ली में उसके साथ क्या हुआ था और उसके और अंश के रिश्ते के बारे में बता दिया था। हेमंशी की बात सुनने के बाद विशाल जी तो कुछ देर के लिए सदमे में आ चुके थे। कुछ देर बाद विशाल जी अपने होश में आते हुए हेमंशी और साक्षी जी से बोले, मैं अभी कबीर के पास जा रहा हूँ और हाँ, ये बात हम तीनों के बीच ही रहेगी, जब तक मैं न कहूँ तब तक कोई किसी को इस बारे में कुछ नहीं कहेगा। ये बोलकर विशाल जी बाहर जाने लगे। तभी हेमंशी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए डैड, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
ये बोलकर वो भी उनके पीछे चल दी। वो दोनों बिना किसी की तरफ ध्यान दिए गाड़ी में बैठकर रघुवंशी हाउस के लिए निकल गए। वरुण ने ये देखकर शिव को कॉल कर दिया और उन्हें सारी बात बता दी और उन्हें ये भी बताया कि वो दोनों कहीं बाहर गए हैं, शायद वो दोनों तेरे घर ही गए हैं। वरुण ने शिव से कहा, फिक्र मत कर, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा। कॉल की दूसरी तरफ से शिव ने कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वरुण ने कॉल कट कर दी। दूसरी तरफ कॉल कट होने के बाद शिव कुछ सोच रहा था और देव उसके बगल में बैठा कार ड्राइव कर रहा था। देव ने ड्राइव करते हुए कहा, क्या सोचा है? किस बारे में? शिव ने पूछा तो देव ने जवाब दिया, मेरी असलियत बताने के बारे में। शिव भी इसी दुविधा में था कि वो देव की सच्चाई अपने मॉम डैड को कैसे बताए। क्यों गए हैं विशाल और हिमंशी रघुवंशी हाउस? कैसे बताएगा शिव अपने भाई की मौत का सच कबीर जी को? क्या होगा अब इस कहानी में आगे? जानने के पढ़ते रहिए मेरी कहानी, देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH-15 देव पर हमला। कुछ देर बाद देव की गाड़ी रघुवंशी हाउस में आ चुकी थी। शिव तो यही सोच रहा था कि वो उन्हें कैसे बताए। वो इसी दुविधा में था कि तभी देव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बस अपने दिल की सुनो। शिव ने देव को एक नजर देखा और एक गहरी सांस लेकर कार से बाहर निकल गया। उसके साथ देव भी कार से बाहर निकला। बाहर निकलते ही शिव की नजर उसके सामने खड़ी गाड़ी पर पड़ी जो विशाल जी की थी। उनकी गाड़ी देखकर देव और शिव को समझ आ गया कि हेमंशी ने उन्हें सारा सच बता दिया है। रघुवंशी हाउस में हेमंशी ने उन्हें देव की सच्चाई बता दी थी। सच्चाई जानने के बाद तो कीर्ति जी का दिल धक से रह गया और वो बेहोश होने लगी। वो नीचे जमीन पर गिरती उससे पहले हेमंशी ने उन्हें संभाल लिया। कबीर जी तो सदमे आ चुके थे। हेमंशी ने एक सर्वेंट के साथ मिलकर कीर्ति जी को उनके कमरे में सुला दिया था। फिर वो भी हॉल में आ गई। विशाल जी कबीर जी को संभाल रहे थे। तभी देव और शिव अंदर दाखिल हुए। हेमंशी ने जैसे ही देव को देखा तो उसकी आंखें गुस्से से भर गई। अब यहाँ क्या लेने आए हो? तुमने अंकल से उनका सब कुछ तो छीन लिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? हेमंशी लगभग चिल्लाते हुए। हेमंशी की आवाज सुनकर कबीर और विशाल ने अपने सामने देखा तो उनकी नजर देव पर पड़ी जो गेट के पास अपना सर झुकाए खड़ा था। कबीर जी ने उसके पास जाकर उसके गाल पर एक मुक्का मारा और उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ छुपा रखा है तूने उसे? आपका बेटा उस एक्सीडेंट में ही मारा गया था, देव ने धीमी आवाज में कहा। देव की बात सुनकर कबीर जी की पकड़ देव के कॉलर पर ढीली हो गई और वो पीछे होने लगे। सच बता, तूने ही मारा है ना उसे? कबीर जी पीछे होते हुए बोले। नहीं, मैंने दिव्यांश को नहीं मारा, देव ने शांति से जवाब दिया। देव की बात सुनकर वो जैसे ही गिरने को हुए कि तभी शिव और विशाल ने उन्हें आगे बढ़कर संभाल लिया। कबीर जी ने भारी गले से पूछा, अगर वो मर गया है तो उसकी बड़ी तो होंगी ना तुम्हारे पास? कबीर जी बात सुनकर देव को भी अपने दिल में एक अनजाना दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर अपना सर न में हिला दिया। देव का जवाब पाकर जो आंसू कबीर जी ने रोक रखे थे वो अब बह गए। बहुत खुशी हो रही होंगी ना तुम्हें एक परिवार का सुख चैन छीनकर उन्हें धोखा देकर? हेमंशी देव के सामने आकर खड़ी होते हुए बोली। देखो, ये हमारे बीच का मामला है, बेहतर होगा तुम इस मामले से दूर रहो, देव ने अपने भर आए गले से कहा। ये नकली उदासी और मगरमच्छ के आंसू ना किसी और के सामने जाकर दिखाना, हेमंशी ने कहा। कबीर जी तो बेहोश हो चुके थे। शिव और विशाल जी उन्हें सहारा देते हुए सोफे पर लिटा दिया था। शिव ने उन्हें लिटाने के बाद हेमंशी के पास आते हुए कहा, दी, इन सब में देव भैया की कोई गलती नहीं है। तुमने ऐसा क्या कर दिया जो शिव भी तुम्हारे गुण गाने लगा है? हेमंशी ने देव को घूरते हुए कहा। दी, आप सच नहीं जानती इसीलिए ऐसा बोल रही है, शिव ने हेमंशी के बगल में खड़े होते हुए कहा। तभी विशाल जी ने शिव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो शिव, मैं नहीं जानता कि देव ने तुमसे ऐसा क्या कहा है कि तुम किसी की बात समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते, लेकिन बेटा ये दरिंदे किसी के सगे नहीं होते, ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। उनकी बातें सुनकर देव को ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में हजारों खंजर चुभ रहे हो, फिर भी वो उनके ताने सुन रहा था। तभी कीर्ति जी देव के पास आते हुए बोली, दिव्यांश तू आ गया, देख ये लोग कह रहे ही कि तू मर गया है और ये लोग कह रहे हैं कि तू दिव्यांश नहीं देव है, बता इन लोगों को कि तू दिव्यांश है। नहीं माँ, ये सच कह रहे हैं, मैं दिव्यांश नहीं हूँ, मेरा असल नाम देव है। देव ने ये बात कितनी हिम्मत जुटाकर कही थी, ये बात सिर्फ देव ही जानता था। दिव्यांश तू झूठ बोल रहा है ना? मेरे सर की कसम खाकर बोल, कीर्ति जी ने देव का हाथ अपने सर पर रखते हुए पूछा। हाँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं दिव्यांश नहीं देव हूँ और मैंने दिव्यांश को नहीं मारा, देव अपनी नम आंखों से कीर्ति जी की आंखों में झांकते हुए कहा। देव की बात खत्म होते ही विशाल जी ने उसकी बाह पकड़ी और उसे रघुवंशी हाउस के बाहर धकेलते हुए कहा, बस बहुत हुआ, अब मैं तुझे मेरे दोस्त की और उसके परिवार की भावनाओं के साथ और नहीं खेलने दूंगा। अब अगर तू इस घर के आसपास भी दिखा तो मैं तेरी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। ये बोलकर विशाल जी ने दरवाजा बंद कर दिया। देव की बात सुनने के बाद कीर्ति जी तो मानो अंदर से टूट चुकी थी। शिव और हेमंशी उन्हें संभाल रहे थे। देव तो जैसे भूत बना बाहर खड़ा था, उसकी आंखें भी नम थी। उसने एक गहरी सांस ली और पने आंखों पर गॉगल चढ़ाकर रघुवंशी हाउस से बाहर चला गया। वही कीर्ति जी बेहोश हो चुकी थी। शिव और हेमंशी ने उन्हें सहारा देते हुए उनके कमरे में छोड़ दिया और उनके पीछे पीछे विशाल जी भी कबीर जी को लेकर आ रहे थे। उन्होंने उन दोनों को कमरे में लिटाया और कमरे से बाहर निकल गए। विशाल जी कमरे से बाहर निकलकर शिव से बोले, देखो बेटा, अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है,
अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल कर देना, अब हम चलते हैं। ये बोलकर वो बाहर जाते हुए हिमंशी से बोले, एक काम करो, वरुण को यहाँ बुला लो। मैं जानता हूँ शिव भले ही अपने आप को बाहर से मजबूत दिखा रहा है, लेकिन वो भी अंदर से बहुत कमजोर हो चुका है। ठीक है डैड, जब तक वरुण यहाँ नहीं आ जाता तब तक हम यहाँ रुक जाते हैं, हिमंशी ने कहा तो उसकी बात पर विशाल जी ने हामी भर दी। रात होने को थी और बाहर बारिश हो रही थी। देव उस बारिश में भीगता हुआ चला जा रहा था। जब से देव दिल्ली से वापस आया था तो उसके ऊपर बहुत देर से कोई आदमी नजर रखे हुए था। वो अभी भी देव पर नजर रख रहा था। वो आदमी देव से एक सेफ डिस्टेंस बनाते हुए उसका पीछा कर रहा था। वहीं हिमंशी ने वरुण को कॉल कर दिया था और कुछ ही देर में वरुण रघुवंशी हाउस आ चुका था। वरुण दूसरे रूट से आया था, इसीलिए उसने देव को नहीं देखा था। उसके आते ही विशाल जी ने उसे कुछ समझाया और वो हिमंशी के साथ रघुवंशी हाउस से निकल गए। दूसरी तरफ देव बारिश में भीगता हुआ शहर के पास आ चुका था। उसके दिमाग में रघुवंशी हाउस में हुई घटना घूम रही थी। वहीं देव से लगभग 20 मीटर दूर एक ब्लैक कार खड़ी थी, जो अंधेरे और बारिश की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। उस कार में एक आदमी बहुत देर से किसी के आने का इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही देव को आते हुए देखा तो उसने अपने पास बैठे आदमी से कहा, वो आ गया, बोल क्या करना है। उस आदमी की बात सुनकर उसके बगल में बैठा शख्स बोला, अपने आदमियों से कहो तैयार रहे। उस शख्स की बात सुनकर उस आदमी ने कार के ड्राइवर से वॉकी टॉकी निकाला और उसमें किसी को इंस्ट्रक्शन देने के अंदाज में बोला, बॉयज टारगेट हमसे बस कुछ ही मीटर दूर है, जैसे ही वो हमारे रेंज में आए तो बिना मेरे ऑर्डर का इंतजार करे उस पर अटैक कर देना। दूसरी तरफ से आवाज आई, ओके बॉस। वहीं देव को तो होश ही नहीं था कि वो चलते चलते शहर तक आ चुका है। वो चल ही रहा था कि अचानक से उसके ऊपर किसी तेज और नुकीले हथियार से हमला हुआ। हमला होते ही देव के सेंसेस एक्टिव हो गए। उसने बड़ी ही फुर्ती से उन सारे अटैक्स को डॉज कर दिया और कुछ कदम पीछे हो गया। जब देव ने नजर उठाकर अपने आसपास देखा तो उसे लगभग 10 से भी ज्यादा निंजास ने घेर रखा था। कौन था वो आदमी जो देव पर नजर रखे हुए था और क्या करेगी अब रघुवंशी फैमिली देव का सच जानने के बाद? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH16 देव वर्सेस अंश। देव के ऊपर हमला करवाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अंश था। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर कुछ निंजास को हायर कर देव को मारने का प्लान बनाया था। अंश और उसका दोस्त कार में बैठे देव और उन निंजास के बीच का मुकाबला देख रहे थे। वहीं देव ने जब देखा कि वो निंजास से घिरा हुआ है तो उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि उसकी रियल आइडेंटिटी तो बस कुछ ही लोगों को पता है और जिन्हें पता है वो तो कभी इन निंजास को हायर नहीं कर सकते। फिर उसने ख्यालों को झटका और अपना फोकस उन निंजास से लड़ने में लगा दिया। देव ने अपने आप को तैयार कर लिया था। निंजास भी तैयार थे। देव के सामने खड़ा निंजा एक झटके के साथ देव के एकदम पास आकर खड़ा हुआ और उसके ऊपर अपने कटाना से एक के बाद एक अटैक करने लगा। देव भी उसके अटैक्स को डॉज करता जा रहा था। तभी वहां खड़े सारे निंजास देव के ऊपर टूट पड़े। वो जल्द से जल्द देव को खत्म करना चाहते थे। देव ने गॉगल पहन रखे थे और ऊपर से बारिश की वजह से देव के गॉगल पर पानी पड़ने की वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने सेंसर्स की मदद से उन निंजास के अटैक्स को डॉज कर रहा था। उन निंजास ने देव के ऊपर लगभग 20 से भी ज्यादा वार किए थे, लेकिन उनका एक वार भी देव को नहीं लगा था। वो निंजास अब फॉर्म में आ चुके थे। उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई और देव के ऊपर फिर से वार किया। इस बार देव एक झटके के साथ हवा में उड़ा और एक पलटी मारकर उन निंजास से कुछ मीटर दूर खड़ा हो गया। निंजास तो ये देखकर हैरान ही हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो उनकी सबसे डेडली स्ट्रेटजीज में से एक थी और देव उनके इस स्ट्रेटजी से बच गया था। अंश और उसके दोस्त ने दिव्यांश के बारे में पहले ही सारी बातें मालूम कर ली थी, तो उन्हें ये देखकर हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि जब वो लोग दिव्यांश के बारे में मालूम कर रहे थे तो उन्हें पता चला था कि दिव्यांश अपने कॉलेज टाइम में मार्शल आर्ट्स का मास्टर रह चुका था। दूसरी तरफ विशाल जी कार ड्राइव कर रहे थे और उनके बगल में हिमंशी बैठी हुई थी। बारिश तेज होने की वजह से सड़क पर कई जगह पर गड्ढे बन चुके थे, क्योंकि रघुवंशी हाउस थोड़ा जंगल के साइड पड़ता था। विशाल जी के गाड़ी की स्पीड नॉर्मल से भी कम थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो गाड़ी तेज चलाते तो उनका एक्सीडेंट हो सकता था। वहीं देव उन निंजास से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन किए खड़ा था। देव ने अपना गॉगल निकाला और अपनी टाई ढीली कर उन्हें अपनी तरफ आने का इशारा किया। जब देव ने उन्हें आने का इशारा किया तो निंजास को लगा कि वो उनका मजाक उड़ा रहा है। वो निंजास अब बोगला उठे और किसी भूखे जानवर की तरह वो देव की तरफ बढ़ने लगे। देव के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। देव ने अपना कोट भी निकालकर साइड में फेंक दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि भीगा हुआ कोट पहने रहने की वजह से उसके मूवमेंट स्लो हो सकती है। देव ने 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करने के बाद अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में उन निंजास के लिए मौत साफ झलक रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। देव भी उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी बॉडी से अब किलिंग इंटेंशन साफ झलक रहा था। एक निंजा ने देव के सीने को अपना निशाना बनाकर उसके ऊपर वार किया, लेकिन देव ने हल्के साइड होते हुए उसकी बाह पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचकर उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया जिसमें उसने कटाना पकड़ रखी थी। देव ने उस हाथ को अपने काबू में लिया और उसी के हाथ से वो कटाना उसकी गर्दन पर चला दी। देव ने इतनी बेरहमी से किया था कि अगर कोई मामूली शख्स वहां होता तो ये देखकर वो बेहोश हो जाता। उस निंजा को मारने के बाद देव ने उसकी कटाना ली और आगे बढ़ने लगा। निंजास भी उसकी तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगे। तभी अचानक से देव ने अपनी स्पीड तेज की और उनके सामने से गायब हो गया।
देव को अपने सामने से गायब होता देख वो निंजास अलर्ट हो गए और उन्होंने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उन्हें देव कहीं नहीं दिखा। लेकिन तभी देव अचानक से एक निंजा से सामने आकर खड़ा हुआ और बड़ी बेरहमी से कटाना को उसके गले के आर पार कर दिया। वो निंजा देव के अचानक से सामने आ जाने कुछ समझ नहीं पाया और वो मारा गया। फिर देखते ही देखते देव ने वहां मौजूद सारे निंजास को मौत के घाट उतार दिया था। जब अंश और उसके दोस्त ने देव की गायब होने वाली स्किल को देखा तो वो भी एक पल के लिए हैरानी से उसे देखने लगे, क्योंकि एक मार्शल आर्ट्स मास्टर की स्पीड तेज तो हो सकती थी, लेकिन इतनी नहीं कि वो पालक झपकने से पहले गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। देव उन सारे निंजास को खत्म करने के बाद उस कार की तरफ बढ़ने लगा जिसमें अंश और उसका दोस्त बैठे थे। देव ने फाइट के और आन दो अलग औरास को महसूस किया था जो उससे थोड़ी दूर थे। देव को अपनी तरफ आता देख वो दोनों भी कार से बाहर निकल गए। अंश कार से बाहर निकलते हुए बोला, मान गया तुम्हें दिव्यांश, तुम्हें कम आंकने की गलती कर दी। मैंने तो सोचा था तुम्हें अपने हाथों से मरूंगा। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तुमने ये मौका खुद मुझे दिया है तो मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। अंश की बात सुनकर देव जो उनकी तरफ बढ़ रहा था वो अचानक से रुक गया और अपने हाथ में ली हुई कटाना को रोड के एक साइड में फेंका और वापस से उनकी तरफ बढ़ने लगा। देव आगे बढ़ते हुए बोला, ठीक है ऐसा है तो मैं भी तुम्हारी ताकत आजमाना चाहूंगा। देव जैसे ही कहा तो अंश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो भी देव की तरफ बढ़ने लगा। जब उन दोनों के बीच में बस 3 मीटर का फासला रह गया था तो अंश ने अपनी स्पीड तेज की और हवा में उड़ते हुए उसने देव के ऊपर एक पुंछ चार्ज किया। अंश का निशाना देव का चेहरा था। अंश का मुक्का देव के चेहरे को छुपाता उससे पहले देव ने अपने एक हाथ से अंश के मुक्के को ब्लॉक कर दिया। अंश भी एक मार्शल आर्ट्स मास्टर था। जब देव ने उसके मुक्के को ब्लॉक किया था तो अंश को देव की ताकत का नादाजा हो गया था। अंश ने अपने मन में कहा, ये तो मार्शल आर्ट्स मास्टर से भी ऊपर वाली रैंक पर है। ये सोचने के बाद अंश ने देव के ऊपर एक डेडली मूव किया। अंश ने अपने से देव के गर्दन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन देव ने उसके इस वार को अपने दूसरे हाथ से ब्लॉक किया और अपना पहला हाथ जिससे उसने अंश के मुक्के को ब्लॉक किया था, देव ने उस हाथ से अंश को थोड़ा पीछे की तरफ धक्का दिया, जिससे अंश जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में उठ गया था। देव ने मौके का फायदा उठाते हुए हवा में उड़कर एक जोरदार किक अंश के चीन पर मारी और एक पलटी मारकर वो जमीन पर स्केट करता हुआ थोड़ा पीछे हो गया। देव की किक इतनी जोरदार थी कि अंश लगभग जमीन से 5 मीटर ऊपर उड़ता हुआ वापस से जमीन पर गिरा था। वहां मौजूद अंश के दोस्त ने जब ये देखा तो उसकी टांगे कांपने लगी, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद अंश का उठना तो लगभग नामुमकिन था। अंश के दोस्त के अलावा उनकी फाइट 2 और लोग देख रहे थे, जो विशाल और हिमंशी थे। जिस रास्ते से देव आया था उसी रास्ते से वो भी आ रहे थे। कुछ देर पहले जब विशाल जी गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी उनकी गाड़ी के आगे एक आदमी की लाश आ गई। वो निंजास थे। उस रोड पर निंजास की लाशें बिछी हुई थी। विशाल जी ने ये देखकर जल्दी से ब्रेक मारा और अपने आगे देखा, जहां उन्हें 20 मीटर दूर 2 लोग फाइजत करते हुए नजर आए। लेकिन उनके कार के गिलास पर पानी पड़ने की वजह से उन्हें उन दोनों का चेहरा नजर नहीं आया, इसीलिए विशाल और हिमंशी कार से बाहर निकल गए। जैसे ही वो दोनों कार से बाहर निकले थे तभी देव ने अंश को वो जोरदार किक मारी थी। देव ने अंश को जमीन पर पड़े देखकर कहा, बस इतनी ताकत है तुम में, तुम तो मेरा एक वार भी नहीं झेल पाई। ये बोलकर देव पीछे मुड़कर जैसे ही अपना कोट उठाने एको हुआ तभी अंश खड़ा होते हुए बोला, ये फाइट तब एक खत्म नहीं होगी जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता। उसकी बात सुनकर देव हल्के से मुस्कुरा दिया और अंश की तरफ मुड़ते हुए बोला, ठीक है अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो पूरी किए देते हैं। ये बोलकर वो अपने धीमे कदमों से अंश की तरफ बढ़ने लगा। देव और अंश की नजर हिमंशी और विशाल जी को नहीं देखा था। उनका सारा ध्यान फाइट पर था। हिमंशी ने जब देव और अंश को लड़ते हुए देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो कार के बोनट से टिककर खड़ी हो गई। वहीं विशाल जी ने जब देव को देखा तो उनके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। इधर देव धीरे धीरे अंश की तरफ बढ़ रहा था। जब अंश के दोस्त ने देखा तो वो अंश की तरफ घबराते हुए देखकर बोला, देख अंश पागल मत बन, तूने इसकी ताकत को आजमाया है और तुझे पता है कि ये तुझसे ताकत के मामले में बहुत ऊपर है। मेरी बात मान, हम यहाँ से निकलते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने और हिमंशी के बीच आने वाले हर एक को मौत के घाट उतार दूंगा। ये बोलकर अंश ने अपने पीछे से एक कुनाई निकाली और देव की तरफ अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। अंश को अपनी तरफ आता देखकर देव के चेहरे के भाव ज्यों के त्यों थे और उसने अपनी स्पीड भी नहीं बढ़ाई थी। देव उसी स्पीड में अंश की तरफ बढ़ते हुए बोला, ऐसे खिलौने तो मैं बचपन में चलाया करता था। वहीं अंश जब देव से 2 मीटर की दूरी पर था तो उसने चुपके से एक ब्लेड निकालकर देव की तरफ फेंक दिया। अंश का प्लान था कि वो देव के ऊपर जैसे ही ब्लेड फेंकेगा तो देव उससे बचने के लिए जिस भी साइड हटेगा तो अंश उसी साइड से देव पर हमला करेगा। देव ने जब उस ब्लेड को अपनी तरफ आता देखा तो अपने मन में बोला, नॉट बैड, अच्छी तरकीब थी, पर अफसोस मेरे सामने काम नहीं करेगी। देव जैसे ही उस ब्लेड से बचने के लिए जैसे ही लेफ्ट साइड झुका, उसी वक्त अंश ने उसी तरफ से उस पर हमला कर दिया। अंश ने देव की गर्दन को निशाना बनाया था। अंश की कुनाई जैसे ही देव के गर्दन को चुपाती कि तभी देव उस जगह से गायब हो गया। देव को गायब होता देख अंश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने मन में कहा, इसका मतलब इसे मेरे अगले मूव के बारे में पता था। अंश का दोस्त हिमंशी और विशाल जी जो उनकी फाइट देख रहे थे, जब उन्होंने अंश को देव की गर्दन पर हमला करते हुए देखा तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई कि शायद अब देव की मौत पक्की है। लेकिन उनकी ये चमक कुछ ही पालों में गायब हो गई जब उन्होंने देव को गायब होते देखा।
देव गायब होकर अंश के राइट साइड में उससे 2 मीटर की दूरी पर खड़ा था। उसने अंश को देखकर कहा, खेल खत्म हो गया हो तो फाइट शुरू करें। क्या होगा इस फाइट का अंजाम, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी, देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH-17 अंश हॉस्पिटल में। जब अंश ने देव के ऊपर हमला किया था तो देव वहां से गायब होकर उसके राइट साइड में आकर खड़ा होकर अपने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए कहता है, खेल खत्म हो गया हो तो फाइट शुरू करें। अंश देव की आवाज सुनकर उसकी तरफ मुड़ता है, तभी देव उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अंश भी अब तैयार था। जब देव अंश से 1 मीटर की दूरी पर होता है तभी अंश उस पर एक बार फिर हमला करता है, लेकिन इस बार भी देव उसके सामने से गायब हो जाता और साथ में अंश के हाथ से उसकी कुनाई भी गायब हो जाती है। अंश ये देखकर चौंक जाता है कि उसे पता चले बिना ही देव ने उसके हाथ से उसकी कुनाई गायब कर दी। अंश भी अब थोड़ा घबराने लगा था, तभी अंश को अपने पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। जैसे ही अंश पीछे मुड़ता है तो पाता है कि देव उसके पीछे खड़ा था और उसने वो कुनाई को जमीन पर फेंक दिया था। अंश कुछ समझ पाता या अपने आप को तैयार कर पाता, उससे पहले ही देव ने उसका सर जमीन पर दे मारा। देव ने इतनी ताकत से अंश को मारा था कि अंश का सर जमीन से टकराते ही वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था और अंश के सर से खून पानी की तरह बहकर उस गड्ढे में जमा हो रहा था और अंश बेहोश हो चुका था। जब हिमंशी और अंश के दोस्त ने उसकी ऐसी हालत देखी तो उन दोनों के मुंह से एक साथ निकला, अंश। जब देव ने हिमंशी की आवाज सुनी तो उसने अपनी नजरें उठाकर अपने सामने देखा, जहां हिमंशी भागते हुए उसकी तरफ आ रही थी। हेमंशी और अंश का दोस्त भागते हुए अंश की तरफ आए। हेमंशी ने अंश के सर को अपनी गोद में रखा। अंश के खून से हेमंशी के कपड़े लाल हो चुके थे। अंश के दोस्त ने फौरन अंश को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी स्टॉप की। तभी हेमंशी ने कहा, रुकिए, मैं भी आ रही हूँ, आप अपने डैड के साथ आइए। ये बोलकर उसने बिना देरी किए अपनी कार फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। देव वही बारिश में खड़ा ये सब देख रहा था। तभी हिमांशी उसके पास आई और बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम किसी को पाने के लिए इस हद तक गिर जाओगे। हेमंशी और विशाल जी देव और अंश से दूर खड़े थे, इस वजह से उन्होंने उन दोनों के बीच हुई बात नहीं सुनी थी और हेमंशी को लग रहा था कि देव ने उसे पाने के लिए अंश को मारना चाहा। देखो हेमंशी, तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो, अंश ने मुझे मारने के लिए इन निंजास को भेजा था, देव हेमंशी को समझाने के अंदाज में कहता है। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। ये बोलकर हेमंशी विशाल जी के साथ उनके गाड़ी में बैठ गई और वो दोनों भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। देव तो वहां खड़ा अभी भी यही सोच रहा था कि वो हेमंशी को अंश के बारे में कैसे बताए। उसने एक पल के लिए सोचा कि वो उसके पीछे जाए, लेकिन तुरंत ही उसने ये ख्याल झटक दिया और कोट उठाकर अपने बंगले के लिए निकल गया। दूसरी तरफ देव के बंगलों में सूर्य परेशानी के मारे हॉल में चक्कर काट रहा था। कमरान और नवीन हॉल के सोफे पर बैठे उसे देख रहे थे। देव जब रघुवंशी हाउस जा रहा था तो उसने नवीन, सूर्य और कमरान को अपने साथ आने से मना कर दिया था। वो तीनों भी आना चाहते थे लेकिन देव के ऑर्डर के खिलाफ भी नहीं जा सकते थे, तो वो तीनों बंगलों में आ गए थे। सूर्य ने चक्कर काटते हुए कहा, क्या जरूरत थी बॉस को उन्हें सच बताने की? अगर बॉस चाहते तो उन्हें ये भी कह सकते थे कि देव उनके जैसा दिखता है। उसकी बात सुनकर नवीन ने कहा, अच्छा सुझाव है, क्या होता अगर लेडी बॉस दिव्यांश और देव को एक साथ देखने के लिए कहती? हाँ बड़े भाई, आपने सही कहा, अगर लेडी बॉस ये कह देती तो बॉस की असलियत सामने आ सकती थी, सूर्य ने चक्कर काटते हुए कहा। तभी कमरान ने सूर्य को ताना मारते हुए नवीन से कहा, अंडरवर्ल्ड में लोग इसे बॉस की परछाई कहते हैं, लेकिन आज तक ये बॉस के किसी भी बात को नहीं समझ पाया। ये बोलकर कमरान और नवीन हल्के से मुस्कुरा देते हैं। सुबह के 6 बज रहे थे। बारिश भी अब थम चुकी थी। रात भर बारिश होने के बाद सुबह का मौसम अब थोड़ा सर्द था। देव चलते चलते अपने बंगलों में आ चुका था। जैसे ही देव बंगलों के अंदर आया तो उसकी नजर उन तीनों पर पड़ी जो हॉल में बैठे थे। उन्होंने जब देव को देखा तो तीनों अपनी जगह से खड़े हो गए। ये देखकर देव ने कहा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। देव के चेहरे की उदासी उन तीनों से छुप ना सकी। देव को देखकर वो तीनों भी उदास हो गए। नवीन बाहर बने गार्डन में चला गया और वहां बने एक पेड़ पर मुंह के मारने लगा। जब सूर्य और कमरान गार्डन में आए तो देखा कि नवीन पेड़ पर मुंह के मारता जा रहा है और उसके हाथ से खून बह रहा है। उसके हाथ में खून देखकर वो दोनों उसके पास भागते हुए गए और उसका हाथ पकड़कर उसे पेड़ से थोड़ा दूर कर दिया। सूर्य इमोशनल होते हुए बोला, ये आप क्या कर रहे थे भैया? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तो क्या करूं मैं? बॉस ने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, नवीन ने गुस्से में कहा। कमरान ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, पता नहीं क्यों, पर बॉस के साथ ही ऐसा क्यों होता है? बॉस के पैदा होते ही उनके मॉम डैड ने उन्हें छोड़ दिया और अब जब सब सही होने जा रहा था तो ऊपर वाले ने बॉस से उनका परिवार ही छीन लिया। उन दोनों को देखकर सूर्य ने कहा, मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम तीनों एक बार रघुवंशी फैमिली से जाकर बात करें। सूर्य की बात सुनकर कमरान ने उसके सर पर टिप्पणी मरते हुए कहा, पागल हो गया है क्या? अगर बॉस को हमारे वहां जाने के बारे में भनक भी लगी तो बॉस हमारा क्या हाल करेंगे ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते, नवीन कहा। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम बस ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि बॉस को उनका परिवार वापस मिल जाए, कमरान ने उन दोनों को समझाते हुए कहा। कमरान की बात पर दोनों ने हाँ में सर हिला दिया। देव अपनी बालकनी से खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। अब मैंने सब कुछ तो खो ही दिया है, लेकिन तुम लोगों को नहीं खो सकता, देव ने अपने मन में कहा।
दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अंश का ऑपरेशन चल रहा था। हिमंशी, विशाल जी और अंश का दोस्त बाहर खड़े डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी हिमंशी ने उससे पूछा कि वो और अंश वहां कैसे पहुंचे। अंश के दोस्त ने हिमंशी को झूठी कहानी सुनाकर सारा इल्जाम देव के ऊपर डाल दिया। वो दिव्यांश ने, अंश के दोस्त ने थोड़ा झिझकते हुए या कह लो एक्टिंग करते हुए कहा। फिर उसने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, जब अंश ने उन निंजास को मार दिया था तो हम लोग जैसे ही उस जगह से जाने को हुए, तभी वहां दिव्यांश आ गया और अंश और दिव्यांश के बीच फाइट शुरू हो गई। उसके बाद तो तुम जानती हो। ये बोलकर वो चुप हो गया। देव को लेकर हिमंशी के दिल में जो नफरत थी वो अब और बढ़ चुकी थी। तभी डॉक्टर रूम से बाहर निकले तो हिमंशी उनके पास जाते हुए बोली, डॉक्टर अब अंश कैसा है? चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप लोग उन्हें सही वक्त पर लेकर आ गए, अगर खून थोड़ा और बह जाता तो उनकी मौत भी हो सकती थी, डॉक्टर ने कहा। तो अंश के दोस्त ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर अंश को कब तक होश आएगा? डॉक्टर ने जवाब दिया, कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। ये बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। अंश के हॉस्पिटल में होने की खबर अंश के पिता रणवीर राठौर को लग चुकी थी। दरअसल रणवीर ने अंश के पीछे कुछ सीक्रेट बॉडीगार्ड्स को लगा रखा था और अंश को इस बारे में नहीं पता था। उन बॉडीगार्ड्स ने रणवीर को कल रात हुई सारी घटना बता दी और उनके सामने एक प्लेटिनम कार्ड रखते हुए कहा, सर ये हमें उस जगह पर मिला जहां अंश सर किसी से फाइट कर रहे थे। हमें लगता है अंश सर जिससे फाइट कर रहे थे ये शायद उसके जेब से गिरा है। ये बोलकर उस गार्ड ने अपना सर झुका लिया। जब रणवीर ने वो कार्ड अपने हाथ में लेकर देखा तो उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें जमा होने लगी और उनका पूरा बदन कांपने लगा। उन्होंने अपने कांपते हाथों से उस गार्ड को बाहर जाने का इशारा किया। गार्ड के बाहर जाने के बाद रणवीर ने अपने मन में कहा, क्या बॉस वाकई में जिंदा है? दूसरी तरफ शिव अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा बाहर के नजारे को देख रहा था। शिव को भी रात भर नींद नहीं आई थी। वरुण उसके बेड पर बैठा शिव को आवाज दिए जा रहा था, लेकिन शिव को इस वक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो अपनी सोच में गुम था। तभी वरुण ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे शिव अपने ख्यालों से बाहर आया। यार जब से तू दिल्ली से आया है तब से तूने कुछ नहीं खाया है, तू एक काम कर फ्रेश होकर बाहर आ, मैं राकेश काका से बोलकर नाश्ता लगवा देता हूँ। वरुण की बात पर शिव ने अपना सर हाँ में हिलाया और वरुण उसका जवाब पाकर कमरे से बाहर चला गया। शिव फ्रेश हुआ और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। वरुण ने राकेश काका से कहकर नाश्ता लगवा दिया। शिव ने थोड़ा बहुत खाया और उठ गया। तभी उसे ख्याल आया कि उसके मॉम डैड ने भी नाश्ता नहीं किया है। ये सोचकर शिव उनका नाश्ता उनके कमरे में लेकर चला गया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नजर बेड पर बैठी कीर्ति जी पर पड़ी जो एक जिंदा लाश की तरह लग रही थी। फिर शिव ने उनके आसपास देखा तो उसकी नजर कबीर जी पर पड़ी जो खिड़की के पास वाली चेयर पर बैठकर आसमान को देख रहे थे। शिव ने नाश्ता कॉफी टेबल पर रखा और कबीर जी के पास जाकर उन्हें नाश्ता करने का कहकर कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर आते ही वो दिव्यांश के रूम में गया। जब वरुण ने शिव को दिव्यांश के रूम में जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे रूम में चला गया। वरुण ने कमरे में जाते ही देखा कि शिव चेयर पर बैठा कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहा है। ये तो क्या कर रहा है? वरुण ने शिव के पास जाते हुए पूछा और कंप्यूटर स्क्रीन में देखने लगा। उस आदमी ने हमें ये तो बता दिया कि देव भैया एक्सीडेंट की जगह कैसे पहुंचे और उसका सबूत भी दिखा दिया, लेकिन उसने हमें दीपक भैया के स्कैम के बारे में कोई सबूत नहीं दिखाया। शिव ने कीबोर्ड पर टाइप करते हुए वरुण से कहा, क्या होगा जब हिमंशी को सच का पता चलेगा? क्या नवीन ने शिव से सच कहा था और क्या है देव और रणवीर के बीच का संबंध? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी देव द गॉड फादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH18 देव का कोई कसूर नहीं है। शिव जब वरुण को बताता है कि नवीन ने उसे देव के वहां पहुंचने का सबूत दे दिया लेकिन उसने दीपक के बारे में कोई सबूत नहीं दिया। शिव की बात सुनने के बाद वरुण उससे पूछता है, तो अब तू क्या कर रहा है? शिव ने जवाब दिया, एक डिटेक्टिव को हायर किया है, उसने कहा है कि 24 घंटे में वो पता लगा लेगा। उसने मुझसे कुछ डिटेल्स मांगी है, मुझे जो पता था मैंने उसे सब बता दिया है। अब देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस आती है। ये बोलकर शिव ने कुछ देर टाइप किया और फिर कंप्यूटर बंद कर बाहर आ गया। वरुण ने शिव के पास आते हुए उससे कहा, वैसे वो हमें इन्फॉर्मेशन मेल करेगा या खुद आकर बताएगा? फिक्र मत कर, मैंने हमारे घर का एड्रेस उसे दे दिया है, वो हम तक चिट्ठी के जरिए इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। शिव ने जवाब दिया और हॉल के सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगा। वरुण उसके पास बैठते हुए बोला, यार 1 महीने बाद हमारे लास्ट ईयर का एग्जाम है, समझ नहीं आ रहा तैयारी कैसे करूं। हाँ यार तूने सही कहा, इन सब चक्करों में मुझे भी याद नहीं रहा। आज तो हमारा कॉलेज भी मिस हो गया, चल आज घर में पढ़ाई कर लेते हैं, शिव ने वरुण से कहा और वो दोनों शिव के कमरे में जाने लगे। तभी शिव रुकते हुए वरुण से बोला, तू जा, मैं मॉम और डैड को देख कर आता हूँ। ये बोलकर शिव उनके कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही शिव की नजर कॉफी टेबल पर पड़ी तो उसने देखा कि जैसे वो खाना रखकर गया था खाना वैसे ही रखा है। ये देखकर वो समझ गया कि किसी ने नाश्ता नहीं किया है। शिव ने उन दोनों को जबरदस्ती एक जगह पर बिठाया और उन्हें खाना खिलाने लगा, लेकिन उन दोनों का खाने का मन नहीं था। शिव ने जब जिद की तो उन्हें मजबूरन थोड़ा नाश्ता करना पड़ा। फिर शिव ने उन दोनों को आराम करने का कहकर कमरे से बाहर निकल गया। शिव जैसे ही नाश्ते की ट्राय रखकर किचन से बाहर निकला तो उसकी नजर कबीर जी के मैनेजर पर पड़ी, जो हॉल में किसी को ढूंढ रहा था। उन्हें देखकर शिव उनके पास चला गया। शिव उनके पास जाते हुए बोला, मुकेश अंकल आप यहाँ, सब ठीक तो है ना ऑफिस में? मुकेश ने जब शिव की आवाज सुनी तो उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, वो दिव्यांश सर घर पर है क्या? नहीं, क्या हुआ, ऑफिस में सब ठीक है ना?
शिव ने पूछा। वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर उनके साइन चाहिए थे और कुछ क्लाइंट्स दिव्यांश सर से बात करना चाहते थे, मुकेश ने जवाब दिया। तभी उन दोनों को कबीर जी की आवाज सुनाई पड़ी, मैं साइन करूं तो चलेगा? कबीर जी सीढ़ी उतरते हुए बोले। मुकेश ने सम्मान पूर्वक कहा, क्यों नहीं सर, वैसे भी साइन आप करो या दिव्यांश सर, बात तो एक ही है। कबीर जी उसके पास आते हुए बोले, ठीक है, आज से मैं ही ऑफिस में आऊंगा। मैंने दिव्यांश को कुछ दिन के लिए बाहर भेज दिया है, तो उसे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जी सर, दिव्यांश सर ने कहा था कि वो कुछ दिनों बाद कहीं जाने वाले हैं, मुकेश ने धीमी आवाज में कहा। मुकेश की बात सुनकर शिव और कबीर उसे हैरानी से देखने लगे। तभी कबीर जी ने उससे पूछा, दिव्यांश ने ये कब कहा? 1 हफ्ते पहले, मुकेश ने जवाब दिया। कबीर ने उसकी बात पर सहमति जताई और उसे बाहर वेट करने का कहा। कबीर जी की बात सुनकर मुकेश बाहर जाकर कबीर जी का इंतजार करने लगा। कबीर जी अपने कमरे में गए और एक बिजनेस सूट पहनकर हॉल में आए। वो शिव के पास आए और उससे कहा, देखो मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मॉम का ध्यान रखना और साथ में एग्जाम्स की भी तैयारी करते रहना। ये बोलकर कबीर जी वहां से चले गए। शिव ने उन्हें एक नजर जाते हुए देखा और वो भी अपने कमरे में आकर वरुण के साथ एग्जाम्स की तैयारी करने लगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रणवीर वहां आ चुके थे। उन्होंने डॉक्टर से अंश की कंडीशन पूछी तो डॉक्टर ने उन्हें वही जवाब दिया जो हेमंशी को दिया था। डॉक्टर का जवाब सुनने के बाद उन्होंने एक चैन की सांस ली। फिर रणवीर अंश को देखने गए। हेमंशी वहां से अपने घर के लिए पहले ही जा चुकी थी। वहां पर अब सिर्फ अंश का दोस्त बैठा था। रणवीर उसके पास गए और अनजान बनते हुए उससे पूछा, विराट ये सब कैसे हुआ और किसने किया? रणवीर के सवाल पर विराट ने उन्हें वही कहानी सुना दी जो उसने हेमंशी को सुनाई थी। उसकी कहानी सुनने के बाद रणवीर ने उसे एक थप्पड़ मारा और बोले, मैं कोई ऐरा गहरा लगता हूँ जो तू मुझे ये कहानी सुनाएगा और मैं उस पर यकीन कर लूंगा। अब सच बता, क्यों मारना चाहता था अंश उस लड़के को? वो जब आप अंश की शादी के लिए मान गए तो अंश को डर था कि जब दिव्यांश को इस बारे में पता चलेगा तो वो इस शादी को रोकने की कोशिश जरूर करेगा, तो अंश ने उसे मारने का प्लान बनाया। विराट ने उन्हें सच बता दिया। विराट की बात सुनने के बाद रणवीर ने अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने 2 गार्ड्स को हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहा और अपने घर आ गए। रणवीर अपने स्टडी रूम में गए और किसी को कॉल लगाकर सामने वाले के कॉल उठाने का इंतजार करने लगे। इधर देव के बंगलों में नवीन स्टडी रूम में बैठा एक फाइल पढ़ रहा था। तभी उसका फोन बजा। नवीन ने जब फोन देखा तो फोन पर रणवीर राठौर नाम फ्लैश हो रहा था। उसका कॉल देखकर नवीन ने अपने मन में कहा, इसे क्या काम हो सकता है। फिर नवीन ने कुछ सोचकर कॉल पिक कर लिया। कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ से रणवीर बोल पड़ा, मास्टर नवीन, क्या मैं गॉडफादर से बात कर सकता हूँ? बॉस अभी किसी से नहीं मिलना चाहते, नवीन साफ लफ्जों में कहा। अच्छा ठीक है सर, जब उनका मूड थोड़ा हल्का हो जाए तो उनसे कहिए कि अगर उनके पास टाइम हो तो मुझे उनसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये बोलकर रणवीर ने कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ कबीर जी के ऑफिस में कबीर जी का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का बिजनेस था। कबीर जी अभी अभी एक क्लाइंट से बात करके अपने केबिन में आकर रेस्ट कर रहे थे। कबीर जी ने लगातार एक के बाद एक 10 से भी ज्यादा क्लाइंट के साथ मीटिंग की थी और उसके बाद कुछ डीलर से सब कुछ करने के बाद कबीर जी अब अपने केबिन में रेस्ट कर रहे थे और मुकेश उनके केबिन में कुछ पेपर्स को देख रहा था। कबीर जी ने लंबी सांस लेते हुए मुकेश से पूछा, मुकेश एक बात बताओ, क्लाइंट हमसे ही क्यों बात करना चाहते हैं? हमारे एम्प्लॉइज से भी तो बात करके उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वो सर, जब से दिव्यांश सर ने ऑफिस ज्वाइन किया था तब से लेकर अब तक वो ही सारे क्लाइंट से बात करते आए हैं और ये तो कुछ भी नहीं। दिव्यांश सर तो अकेले 3 एम्प्लॉइज का काम करते थे, मुकेश ने कहा। तभी कबीर जी ने मुकेश से सवाल किया, क्या तुमने दिव्यांश को किसी से मदद मांगते हुए देखा है? कबीर जी की बात पर मुकेश हल्के से मुस्कुराते दिए और बोले, सर शायद आप यकीन ना करें, लेकिन हमारी कंपनी का नाम महाराष्ट्र की 5 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हुआ है और हमारी कंपनी महाराष्ट्र की नंबर 1 एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंपनी है। ये सब दिव्यांश सर ने अपनी मेहनत के दम पर किया है और आप तो सिर्फ 10 क्लाइंट से मीटिंग करके ही थक गए। दिव्यांश सर तो रोज कम से कम 30 से भी ज्यादा क्लाइंट से मीटिंग करते थे। मुकेश की बात सुनकर कबीर जी तो कुछ पल के लिए सन रह गए। कुछ देर बाद उन्होंने मुकेश को बाहर जाने का इशारा किया। मुकेश के बाहर जाने के बाद कबीर जी ने अपना सर सीट से टिकाया और अपने मन में बोले, अगर मेरा असली बेटा उसकी जगह होता और उसे इतना काम करना पड़ता तो वो तो कुछ ही दिनों में अपने हाथ खड़े कर देता। लेकिन देव ने इतनी मेहनत क्यों की? क्या वाकई में वो इस कंपनी को महाराष्ट्र की नंबर 1 कंपनी बनाना चाहता था या फिर उसके पीछे देव का कोई और मकसद छुपा है? ये सोचते हुए कबीर जी अपने ही ख्यालों में खो गए। फिर कुछ देर बाद वो वापस से काम में लग गए। ऑफिस का काम खत्म कर वो घर आ गए। इधर हेमंशी और विशाल जी ने घर आने के बाद देव की सच्चाई सारे घर वालों को बता दी। देव की सच्चाई जानने के बाद उन सब के रिएक्शंस भी कुछ वैसे ही थे जैसे हेमंशी के थे जब उसने पहली बार देव की सच्चाई के बारे में जाना था। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, अब बीता कल भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो, दादी जी ने हेमंशी से कहा। हेमंशी ने उन्हें अपने और अंश के बारे में भी बता दिया था। सारे घर वाले उनके रिश्ते के लिए मान गए थे। अगली सुबह अंश को होश आ गया था तो अंश से मिलने हेमंशी, विशाल जी और अंश के पिता रणवीर पहुंच गए। विराट भी वहीं था। उन लोगों ने अंश से उसकी तबीयत पूछी और उससे कुछ बात करने के बाद सब लोग वहां से निकल गए। रणवीर और विशाल जी ने उनके रिश्ते के बारे में बात कर ली थी। रणवीर ने कहा कि वो अंश का रिश्ता लेकर 10 दिन बाद उसके घर आएंगे। उनकी बात पर विशाल जी भी मान गए।
वहीं दूसरी तरफ शिव को उस डिटेक्टिव का लेटर आ चुका था। शिव और वरुण ने लेटर पढ़ा। लेटर पढ़ने के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि नवीन सच बोल रहा है। शिव ने उस लेटर को जला दिया। लेटर जलाने के बाद शिव और वरुण कॉलेज के लिए निकल गए और कबीर जी ऑफिस चले गए। कॉलेज से आने के बाद शिव ने कबीर जी को सारी सच्चाई बता दी और साथ में उसने कुछ तस्वीरें भी दिखाई जो कि आर्टिकल्स की थी। जब नवीन ने उसे आर्टिकल पढ़ने के लिए दिया था तो शिव ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था और सुबह उस लेटर का भी। शिव ने वो दोनों स्क्रीनशॉट्स कबीर जी को दिखाया। उस लेटर में दीपक के किए गए सारे काले कारनामों की लिस्ट और कुछ सबूत भी। उसमें ये भी लिखा था कि दिव्यांश के एक्सीडेंट के पीछे भी दीपक का ही हाथ था। उन सारे सबूतों को दे खाने के बाद कबीर जी ने अपना सर पकड़ लिया और एक सोफे पर बैठ गए। डेड हम खमखाही देव भैया पर शक कर रहे थे, शिव ने उदास मन से कहा। सही कहा तुमने, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर देव को ये सब पता था तो उसने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? कबीर ने अपना सर पके हुए कहा। क्योंकि वो हम लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहता था। कीर्ति जी कबीर जी के पास आते हुए बोली। वो कबीर जी के पास आई और अपनी बात जारी रखते हुए बोली, तुम लोगों ने कभी उसकी आंखों में झक कर देखा है? उसकी आंखों में हमेशा एक अनजाना दर्द और अकेलापन दिखाई देता था। शायद वो किसी ऐसी चीज के तलाश में था जो उसे सुकून दे सके। ठीक कह रही हो तुम, जब मुझे उसकी सच्चाई का पता चला था तो मैंने उसकी आंखों में देखा था। मुझे भी यही सब दिखा था। इंसान की जुबान झूठ बोल सकती है लेकिन उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, कबीर जी ने कहा और अपना सर सोफे से टिका कर आंखें बंद कर ली। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। रणवीर जी अंश का रिश्ता लेकर अग्निहोत्री मेंशन आए और उन दोनों परिवारों ने अंश और हिमंशी का रिश्ता पक्का कर दिया। रणवीर जी चाहते थे कि ये शादी जल्द से जल्द हो, इसीलिए उन्होंने पंडित को बुलवाकर शादी की तारीख निकलवा ली। पंडित जी ने जो तारीख दी थी उसके हिसाब से उन दोनों की शादी को बस 8 दिन बचे थे। शादी की तारीख जानने के बाद सारे घर वाले शादी की तैयारी में लग गए। क्या होगा जब देव को हिमंशी की शादी का पता चलेगा और क्या रघुवंशी फैमिली देव की बेगुनाही जानने के बाद उसे अपना लेंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी, देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH19 देव इन हिमंशीज वेडिंग। हिमंशी और अंश की शादी तय होने के बाद सारे घर वाले उनकी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। दूसरी तरफ देव इन 10 दिनों में ना कमरे से बाहर निकला था, ना ही कोई उसके कमरे में गया था। सुबह के वक्त नवीन और कमरान बनकलों के गार्डन में अपना वर्कआउट कर रहे थे, तभी सूर्य उनके पास भागते हुए आया और वहीं बानी एक बेंच पर बैठते हुए बोला, भैया आप लोगों को पता है वहां हिमंशी और उस अंश राठौर की शादी होने वाली है। सूर्य की बात सुनकर दोनों ने अपना वर्कआउट रोका और उसके सामने वाली बेंच पर आकर बैठ गए। ये कब हुआ? नवीन ने सूर्य से पूछा। कल ही उनका रिश्ता पक्का हुआ है और उनके शादी की न्यूज पूरे इंडिया में फैल चुकी है, सूर्य ने जवाब दिया। मुझे लगता है हमें बॉस को बता देना चाहिए, कमरान ने कहा। ठीक कह रहे हो, मैं अभी जाकर बॉस को ये खबर देकर आता हूँ। ये बोलकर सूर्य देव के कमरे में जाने लगा। देव के कमरे के पास जाकर सूर्य ने डोर को हल्का खोला और उसमें से झांकने लगा। वहीं कमरे में देव एक मैट पर अपने हाथ के बल खड़ा था और पुशअप्स मार रहा था। देव ने बस एक लोअर पहन रखा था। उसके एब्स इस वक्त सूरज की रोशनी में बड़े अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे। सूर्य ने जब देखा कि देव वर्कआउट कर रहा है तो उसने देव की नजर उसके ऊपर पड़ने से पहले ही दरवाजा बंद किया और वापस से कमरान और नवीन के पास आ गया। कमरान और नवीन सूर्य के आने का ही इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने सूर्य को आते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, बॉस ने कोई ऑर्डर दिया? सूर्य बैठते हुए बोला, बॉस धीरे धीरे अपने आप को उस ट्रॉमा से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्य की बात सुनकर कमरान ने कहा, जब बॉस रिकवर हो जाएंगे तब हम उन्हें ये बात बताएंगे। कमरान की बात पर दोनों ने हामी भर दी। देखते ही देखते हिमंशी और अंश की शादी का दिन आ गया। देव अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। सूर्य को अब टेंशन हो रही थी। वो बिना डोर नॉक किए देव के कमरे में दाखिल हुआ। शाम का वक्त हो रहा था। देव बालकनी में खड़ा सूरज को डूबते हुए देख रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो वो बालकनी से अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही उसकी नजर सूर्य पर पड़ी। सूर्य ने देव को देखते ही अपनी नजरें झुका ली और बोला, माफ करना बॉस, बिना नॉक किए अंदर आ गया, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य कुछ देर रुका और वापस से बोल पड़ा, वो आज हिमंशी और अंश की शादी होने जा रही है। मैं आपको कुछ दिन पहले बताने आया था। आप अपने आप को रिकवर कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा आपके रिकवर होने के बाद आपको बताऊंगा। अगर आज मैं ना बताता तो शायद आप अपनी जिंदगी के सबसे खास इंसान को खो देते। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं हिमंशी की आंखों में चुभता हूँ। उसे मेरी असलियत जानने के बाद मेरा चेहरा तक देखना गवारा नहीं है और मैं अब उसकी शादी में जाकर भी क्या कर लूंगा। ये बोलकर देव सोफे पर बैठ गया और अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। बॉस, मुझे लगता है हमें एक लास्ट ट्राई करके देखना चाहिए, सूर्य ने कहा। कोई फायदा नहीं है, वो नहीं मानेगी, देव ने आंखें बंद किए हुए सूर्य से कहा। नवीन और कमरान जो देव के कमरे के बाहर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। देव की इस बात को सुनकर वो दोनों भी कमरे में दाखिल हुए और सूर्य के साथ जाकर खड़े होते हुए बोले, बॉस, हम उन्हें समझाएंगे और उनकी जो भी गलत फहमियां हैं हम उन्हें भी दूर कर देंगे। आप बस हमें उनकी शादी में जाने की परमिशन दे। देव ने उन्हें जाने से साफ मना कर दिया, लेकिन आज वो तीनों तो जैसे ठान कर ही आए थे कि उन्हें जाकर शादी रोकनी ही है। उन तीनों ने थोड़ी और कोशिश की कि देव मान जाए और ऐसा ही हुआ। देव के मान जाने के बाद कमरान बोला, बॉस आप भी हमारे साथ चलिए। आपका अगर अंदर जाने का मन ना हो तो आप बस थोड़ी देर कार में हमार वेट करिए, हम कुछ ही देर में लेडी बॉस को मना कर ले आएंगे।
कमरान की बात सुनकर और उन तीनों का कॉन्फिडेंस देखकर देव को लगा कि शायद उसे भी एक लास्ट ट्राई करना चाहिए, शायद हिमांशी मान जाए। देव कमरान की बात मान गया और वो चारों रेडी हो गए। देव ने एक नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था और उन तीनों ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था। तैयार होने बाद वो चारों जैसे ही बंगलों से बाहर निकले तो सामने गाड़ियों का काफिला उनका इंतजार कर रहा था। देव ने एक गहरी सांस ली और बीच वाली लग्जरी कार में जाकर बैठ गया। वो तीनों देव के पीछे वाली गाड़ी में जाकर बैठ गए। उन चारों के बैठते ही गाड़ियों का काफिला बंगलों से रवाना हो गया। इधर पुणे के सबसे महंगे रिसोर्ट में अंश और हिमांशी की शादी थी। रणवीर और विशाल जी ने बस अपने कुछ खास लोगों, दोस्तों और कुछ बिजनेस पार्टनर्स को इनवाइट किया था। रणवीर राठौर इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन थे, इसीलिए इंडिया के बड़े बड़े परिवार उनके बेटे की शादी में आए थे। मीडिया भी आई थी। हिमांशी और अंश अपनी शादी की रस्में कर रहे थे। जल्द ही उनके फेरे लेने की रस्म भी आ जाती है। वो दोनों फेरे लेने के लिए खड़े ही होते हैं कि तभी वहां पर देव के आदमी आ जाते हैं। देव के गार्ड्स ने पूरे रिसोर्ट को घेर कर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। मंडप एक बड़े से गार्डन में लगा था और सारे लोग वहां मौजूद थे। देव के गार्ड्स वहां पहुंचकर सारे मीडिया वालों को एक साइड कर देते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब रणवीर ने उन गार्ड्स को देखा तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें लगा कि शायद देव उनसे मिलने आया है। वो गार्डन में इंटर होने वाले गेट के पास जाकर खड़े हो गए। तभी देव गार्डन में इंटर हुआ। जैसे ही सारे लोगों की नजर देव पर पड़ी तो सारे लोगों ने देव के सम्मान में अपने सर झुका लिए और देव को ग्रीट किया। कबीर जी भी अपनी फैमिली के साथ आए थे। रघुवंशी फैमिली, अग्निहोत्री फैमिली, हिमांशी और अंश ये सब देखकर चौंक गए कि इंडिया के सारे जाने माने बिजनेसमैन और इंडिया की सबसे पावरफुल फैमिली तक देव के आगे सर झुका रही है। रणवीर अपना सर झुकाते हुए देव के पास आते हुए बोले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना वक्त निकालकर हमारे बेटे की शादी में आई, ये मेरा सौभाग्य है। देव ने शांत और साफ लफ्जों में रणवीर से कहा, मुझे लड़की के परिवार वालों से कुछ देर बात करनी है, अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे सर, आप परमिशन क्यों मांग रहे हैं, आपकी हर बात मेरे लिए ऑर्डर है, रणवीर ने सम्मान पूर्वक कहा और देव के आगे से हट गया। देव अग्निहोत्री फैमिली से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लोग उसके लिए रास्ता बना रहे थे। देव अग्निहोत्री फैमिली के पास गया और दादी से बोला, दादी क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? देव ने सॉफ्ट टोन में पूछा। दादी जी ने एक नजर सबको देखा और कांपती हुई आवाज में बोली, ठीक है। देव उन्हें सहारा देते हुए गार्डन के एक कोने में लेकर आया। गार्ड्स ने देव और दादी जी के लिए कुर्सियां लगा दी थी। देव ने दादी जी को बिठाया और वो दादी जी के पास अपने घुटनों पर बैठ गया। दादी क्या मैं जान सकता हूँ मुझसे क्या भूल हुई है जो आप हिमांशी की शादी मुझसे ना करवाकर अंश से करवा रही है? देव ने धीमी आवाज में कहा। हिमांशी को डर था कि कहीं देव दादी के साथ कुछ गलत ना कर दे, इसीलिए वो मंडप से उतरकर दादी के पास जाने लगी। हिमांशी के पीछे पीछे अंश भी जाने लगा। दादी जी ने देव से कहा, देखो बेटा, मुझे नहीं पता दुनिया तुम्हें किस नजरिए से देखती है, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर कभी भी किसी तरह की बुराई नजर नहीं आई। और जहां तक बात रही हिमांशी की, तो मैं बस उसकी खुशी चाहती हूँ। उसका मानना है कि वो अंश के साथ खुश रहेगी। दादी जी का जवाब पाकर देव ने दादी से कहा, शुक्रिया दादी, और उठकर मंडप की तरफ जाने लगा। तभी उसकी नजर अपनी तरफ आती हुई हिमांशी पर पड़ी। हिमांशी देव के पास आते हुए बोली, देखो तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो और मेरे घर वालों को धमकी देना बंद करो। हिमांशी की बात सुनकर देव ने उससे पूछा, हिमांशी ऐसी क्या वजह है जो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? क्या मैं इस नफरत की वजह जान सकता हूँ? वजह जाननी है ना तुम्हें तो सुनो, तुम्हें तो पता ही होगा मैं किस कॉलेज में पढ़ती थी। हिमांशी ने देव से पूछा। जवाब में देव ने अपना सर हाँ में हिला दिया। हिमांशी ने अपनी बात कंटिन्यू की, 6 महीने पहले तुम्हारे गुंडे मेरे कॉलेज आए थे और उन्होंने मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स को बरहमी से जान से मार दिया। तुम्ही ने ऑर्डर दिया था ना उन्हें, क्योंकि तुम्हारे ऑर्डर के बिना तो तुम्हारे गार्ड सांस भी नहीं ले सकते। हिमांशी ने अपनी आवाज थोड़ी तेज करते हुए कहा। हिमांशी की बात सुनकर सब लोग देव को हैरानी से देखने लगे और देव ने अपना सर झुका लिया। वहीं अंश कभी देव को देखता तो कभी हिमांशी को। वो समझ नहीं पा रहा था कि उन दोनों के बीच क्या बात हो रही है, क्योंकि अंश को देव की असलियत पता नहीं है। हिमांशी ने अपनी बात जारी रखी, तुम्हें कैसे याद होगा, तुम्हारे लिए तो ये सब रोज का है। तुम तो ऐसे ही सैकड़ों लोगों एक बार में मार देते होगे। तुम एक वेशी दरिंदे हो जो बस अपना गुस्सा शांत करने के लिए और अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए बच्चों तक को ना बख्शे। हिमांशी के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर देव भी अब गुस्से में आ चुका था, लेकिन उसने अपने गुस्से को जाहिर नहीं होने दिया। तभी हिमांशी ने उसकी कलर पकड़ते हुए कहा, क्या कसूर था उन मासूम स्टूडेंट्स का? वो बेचारे एक गरीब परिवार से थे। तुमने उन बच्चों को मारकर उन परिवारों को ही उजाड़ दिया। अब देव की आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन उसने गॉगल पहना था, इसी वजह से उसकी आंखें कोई नहीं देख पा रहा था। देव ने अपना गॉगल निकाला और हिमांशी की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, सही कहा तुमने, मैं एक दरिंदा हूँ। ये बोलकर देव ने अपने हाथ में पकड़ा गॉगल तोड़ दिया। हिमांशी और बाकी सभी लोग जिन्होंने ने देव की आंखें देखी थी, उनके बदन में एक कट की लहर दौड़ गई। हिमांशी की पकड़ देव के कलर पर ढीली हो गई और वो धीरे धीरे पीछे होने लगी। रणवीर और विशाल जी देव के गुस्से को देखकर अपने बच्चों के लिए परेशान होने लगे। अब क्या होगा कहानी में आगे, और क्या करेगा देव हिमांशी और अंश के साथ, जानने के पढ़ते रहिए मेरी कहानी, देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH20 देव का असली चेहरा।
हेमंशी की बात सुनने के बाद देव का खून खोल जाता है। वो अपनी लाल आंखों से हेमंशी की तरफ देखते हुए कहता है, सही कहा तुमने, मैं एक दरिंदा हूँ। फिर देव ने एक गहरी सांस ली और बोला, पिछले 5 सालों में मैं तुम्हारे लिए खुद को और अपनी पहचान तक को भूल गया था। आज तुमने ही मुझे अपने आप से रूबरू कराया है। देव अपने चेहरे पर एक दर्द भारी मुस्कान लिए कहता है। फिर देव दादी जी की तरफ मुड़ा और उनके पैर छूते हुए बोला, माफ करना अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो। ये बोलकर देव गार्डन से बाहर जाने लगता है। वो जाते हुए हिमंशी और अंश से कहता है, उम्मीद करता हूँ तुम दोनों अपनी इस नई जिंदगी में एक दूसरे का साथ दोगे। ये बोलकर देव आगे बढ़ जाता है। तभी रणवीर देव के आगे आते हैं और उसका कार्ड उसे वापस करते हुए कहते हैं, आपका बहुत आभारी हूँ गॉडफादर। ये बोलकर वो देव के रास्ते से हट गए। देव की आंखें नम हो चुकी थी। नवीन, सूर्य और कमरान ने पहली बार देव की आंखों में आंसू देखे थे। देव ने उन नम आंखों से एक नजर कीर्ति जी और कबीर जी को देखा, फिर अपनी नजरें फेरकर वो गार्डन से बाहर चला गया। नवीन भी देव के पीछे चला गया। सूर्य और कमरान वहीं मौजूद थे। सूर्य भी इस वक्त गुस्से में आ चुका था। वो हेमंशी की तरफ गुस्से से बढ़ने लगा। तभी हेमंशी के सामने अंश आकर खड़ा हो गया। सूर्य ने उसे एक नजर देखा और उसे एक हाथ से उठाकर गार्डन के एक कोने में फेंक दिया। सूर्य की उम्र शिव जितनी ही थी, लेकिन वो बहुत सी चीजों में शिव से आगे था। जब सूर्य ने अंश को उठाकर फेंका था तो अंश को उसकी ताकत का अंदाजा हो गया था। वो हैरानी से सूर्य को देखे जा रहा था। अंश एक हैवी वेट बॉडी बिल्डर था और सूर्य की बॉडी नॉर्मल लोगों की तरह एकदम फिट थी। अंश को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका वजन तो सूर्य के वजन से 1.5 गुना ज्यादा है और उसने एक हाथ से उसके पूरे शरीर को लिफ्ट कर लिया। सूर्य हेमंशी के सामने खड़ा होते हुए कहता है, क्या कहा तुमने बॉस, एक दरिंदे हैं? क्या तुम्हें पता है कि वो लड़के क्या करते थे? सूर्य की बात पर हेमंशी कुछ नहीं कहती और बूंद बानी खड़ी रहती है। सूर्य उसे देखकर कहता है, उन लड़कों की मौत से 1 हफ्ते पहले कुछ लड़कियों ने अचानक से कॉलेज आना बंद कर दिया था। तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन लड़कों ने कॉलेज खत्म होने के बाद कुछ लड़कियों को किडनैप किया था और कुछ पैसों के लिए उन्हें हवस के पुजारियों को बेच आए थे। सूर्य ने ये बोलकर एक नजर हेमंशी की आंखों में डाली और आगे बोला, उन लड़कियों को बॉस ने बचाया था और बॉस ने ही उन लड़कों को मारने का ऑर्डर दिया था। अगर तुम्हें लगता है कि लड़कियों की इज्जत बचाने वाला दरिंदा है तो ठीक है, अब तुम्हें जो समझना है समझो, सूर्य ने लगभग चीखते हुए कहा। सूर्य अपनी बात खत्म कर बाहर जाने लगा। तभी उसकी नजर कबीर जी पर पड़ी। कबीर जी पर नजर पड़ते ही वो उनके पास चला गया। वो उनके पास जाकर घुटनों के बल बैठते हुए बोला, अंकल, अगर बॉस की वजह से आपकी फैमिली को किसी तरह की तकलीफ हुई हो तो उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। जनता हूँ बॉस ने आपके बेटे की मौत आपसे छुपाई और आप लोगों को धोखा दिया, लेकिन इसके पीछे बॉस का सिर्फ एक ही मकसद था। उन्हें बचपन से माँ बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ है। वो बस आप लोगों का प्यार चाहते थे। उन्हें भी एक हंसते खेलते परिवार की इच्छा थी जो आप लोगों से मिलने के बाद पूरी हो गई थी। सूर्य ये बात भारी गले से कहता है और उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी कमरान सूर्य को खड़ा करते हुए कीर्ति जी से कहता है, उनके पास मुस्कुराने की सिर्फ 2 वजह थी, एक थी हेमंशी और दूसरी आप लोग। अब एक वजह तो उनसे चीनी जा चुकी है। हम नहीं चाहते कि अब उनसे उनके मुस्कुराने की दूसरी वजह भी दूर चली जाए। कमरान ये कहता है और सूर्य के साथ वहां से निकल जाता है। वहीं रघुवंशी फैमिली के दिमाग में तो सूर्य और कमरान की कही गई बातें गूंज रही थी। उन दोनों के जाने के साथ ही देव के गार्ड्स भी उनके पीछे जाने लगते हैं। उन गार्ड्स का लीडर जाते हुए सबसे कहता है, अगर ये बात इस जगह से बाहर गई तो तुम सब जानते हो इसका अंजाम क्या होगा। ये बोलकर वो गार्ड भी वहां से निकल जाता है। जब कमरान और सूर्य बाहर आते हैं तो देखते हैं कि देव और नवीन वहां नहीं है। सूर्य नवीन को कॉल करता है। जैसे ही नवीन कॉल उठाता है तो सूर्य उससे पूछता है, भैया आप और बॉस कहाँ है? नवीन जवाब देता है, तुम लोग बंगलौर जाओ, मैं बॉस को लेकर वहीं पहुंचता हूँ। ये बोलकर नवीन ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद नवीन देव के पीछे चलने लगता है। रिसोर्ट से बाहर निकलने के बाद देव कार में न बैठकर पैदल ही चलने लगता है। वो सिगा के काश लगाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और नवीन उसके पीछे चल रहा था। दूसरी तरफ रिसोर्ट में जहां कुछ देर पहले माहौल खुशनुमा था, वहीं अब पूरे रिसोर्ट में एक खामोशी छाई हुई थी। अंश और हेमंशी अपनी शादी की रस्में पूरी करते हैं और सब लोग वहां से धीरे धीरे रवाना हो जाते हैं। इधर देव पैदल चलते हुए अपने बंगलों में आ चुका था। सूर्य और कमरान नवीन के कहे मुताबिक बंगलों में आ गए थे। बंगलों में आने के बाद देव ने शावर लिया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। देव पिछले 1 हफ्ते से सोया नहीं था और उसके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी आ चुकी थी। देव ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही देव गहरी नींद में चला गया। वहीं बंगलो के हॉल में वो तीनों बैठकर कुछ बात कर रहे थे। तभी सूर्य ने नवीन से पूछा, भैया मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बॉस और हेमंशी के बीच में अंश कैसे आया? सूर्य की बात पर नवीन ने ठंडी आह भारी और बोला, एक्सीडेंट के 1 साल बाद बॉस की हेमंशी से मांगनी हुई थी। मांगनी होने के बाद हेमंशी लंदन पढ़ने चली गई और बॉस रघुवंशी फैमिली का बिजनेस संभालने लगे। अब बॉस को तू जनता ही है, बॉस अगर कुछ करने की ठान लेते हैं तो वो उसे पूरा किए बिना नहीं रुकते। बॉस चाहते थे कि रघुवंशी फैमिली की कंपनी महाराष्ट्र की एनओ एक कंपनी बने। बस फिर क्या था, बॉस उसी काम में लग गए और तू जानता है कि अब वो कंपनी कहां से कहां पहुंच चुकी है। लेकिन इसका बॉस और हेमंशी से क्या लेना देना? सूर्य ने सवाल किया। हेमंशी की पढ़ाई 4 साल की थी और उसे मजबूरन 3 साल बाद ही इंडिया वापस आना पड़ा, क्योंकि उसकी दादी को हार्ट अटैक आया था। उसकी दादी चाहती थी कि हेमंशी उनकी आंखों के सामने रहे।
तो हिमंशी ने अपना लास्ट ईयर यही की एक यूनिवर्सिटी से किया, जहां उसकी मुलाकात अंश से हुई। बॉस तो कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में लगे थे, तो वो हिमंशी से ज्यादा मिल नहीं पाते थे और ना ही उनकी फोन पर बात हो पाती थी। फिर एक दिन अंश ने हिमंशी को प्रपोज कर दिया और हिमंशी ने हाँ कर दी। नवीन की कहानी सुनने के बाद सूर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, कहीं ना कहीं इसमें बॉस की भी गलती थी। अगर वो हिमंशी को टाइम देते तो शायद हिमंशी उन्हें समझ जाती और अंश भी कबाब में हड्डी ना बनता। सूर्य की बात सुनकर नवीन ने उठते हुए कहा, बॉस ने कहा है कल उन्हें कुछ काम है, तो उन्होंने सुबह 5 बजे तैयार रहने को कहा है। ये बोलकर नवीन अपने कमरे में चला गया। नवीन की बात सुनने के बाद वो दोनों भी अपने कमरे में चले गए। आखिर क्या काम था देव को उन तीनों से, और क्या रघुवंशी फैमिली देव को अपना बेटा समझकर अपनाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी, देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।